नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम पर। हम लोग अपनी क्लास 10th के प्यारे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं और कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए हम लोग आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं दोस्तों क्या कक्षा 10वीं का बोर्ड बूस्टर सीरीज, है ना। आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम जो हैं बोर्ड के वो एकदम आ ही गए हैं, बहुत कम दिन बचे हैं और इसी बात को ध्यान में रखकर पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम परिवार आपके सामने इस बोर्ड बूस्टर सीरीज को पेश कर चुका है। अब तक हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग चैप्टर्स को बहुत ही डिटेल्ड तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर हम लोग सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल स्टडीज के अंदर बात करें तो हम लोग मुख्य तौर पर आप सभी के साथ क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहां पर आपका जो भूगोल वाला पार्ट बनता है, कौन सा, आपका जो भूगोल वाला भाग बनता है उसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका अध्याय है, ज्योग्राफी के अंदर हमारा ये अध्याय है। और आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, इस चैप्टर को हम लोग खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर को हम लोग अपनी आज की इस क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। हर एक बिंदु को, हर एक पॉइंट को और हर एक तथ्य को हम लोग बहुत आसानी के साथ समझेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग हमारी आज की इस क्लास को करेंगे तो इस क्लास के समाप्त होते तक इस चैप्टर से संबंधित कोई भी डाउट और कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहने वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं। आपको हमारी क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक करना होगा और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट और कोई भी कंफ्यूजन अपने समक्ष नहीं आने देना होगा। सबसे पहले यही डिस्कस करते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। बेसिकली पूरा ही चैप्टर हम लोग खत्म करने वाले हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको डिस्कस कर लेते हैं कि पहले इनको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले भैया जी, खनिज किस चीज का नाम है ये देखेंगे, पेपर में यहां से सवाल बनते हैं। उसी के साथ खनिज का भंडार, खनिज के भंडार से क्या तात्पर्य है, खनिज के भंडार से तात्पर्य है कि भैया खनिज मिलते कहां पर हैं, है ना। और उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं ऊर्जा संसाधन के बारे में कि ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, हमारे विश्व के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर कितने प्रकार के ऊर्जा संसाधन हैं, ये कैसे प्रयोग में आते हैं और इनको कैसे हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं या फिर बचा सकते हैं, इस पर हमारी आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सीधे सरल तरीके से हम लोग अपनी आज की क्लास को करेंगे। लेट्स बिगिन द क्लास। सबसे पहले आपके पेपर में सवाल पूछा जाता है मित्रों, और आपसे ये पूछा जाता है कि भैया खनिज क्या है, तो इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि खनिज का तात्पर्य क्या है। अगर आप लोग देखें कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका आप लोग प्रयोग करते हैं ना। अपने आसपास आप बहुत सी चीजों को देखते होंगे। आप अपने कमरे में जहां पर बैठे हैं उसके ऊपर देखिए, ऊपर देखने पर आपको पंखा दिखा, ये एक प्रकार की वस्तु है। इसका प्रयोग हम लोग गर्मी के मौसम में और आए दिन करते ही रहते हैं। ऐसे ही जिस कुर्सी के ऊपर आप बैठे हैं, जिस बेड के ऊपर आप बैठे हैं, आपके कमरे का जो दरवाजा है, ये हर एक प्रकार की वस्तु या फिर धातु आपको दिख रही है। हमारे आसपास हजारों चीजें ऐसी हैं, है ना, जिनका प्रयोग हम लोग दिन प्रतिदिन करते हैं, रोजमर्रा करते हैं। और आप देखते हैं कि ये सभी जो चीजें हैं किससे बनी हुई हैं दोस्तों, खनिजों से बनी हुई हैं। अगर आप लोग देखें कि हमारे घर में प्रयोग होने वाली सुई से लेकर हवाई जहाज तक, इसके प्रयोग के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, हमें भिन्न भिन्न प्रकार के खनिजों की जरूरत होती है। ठीक है, तो मुख्य तौर पर हमारे आसपास मौजूद जितनी भी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग आप और हम करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ये सभी चीजें आप देखें किससे बनती हैं दोस्तों, ये भिन्न भिन्न प्रकार की हमारी खनिजों से बनती हैं। अगर पेपर में आपसे पूछा जाए कि इसकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखनी है, इसको समझ लेते हैं। पेपर के संदर्भ में आपको लिखना होगा कि भैया खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान तत्व है। ये खनिज जो है प्राकृतिक रूप से बना होता है, इसको मनुष्य ने नहीं बनाया, इसको आपने, मैंने, है ना, किसी और मनुष्य ने नहीं बनाया है, ये अपने आप ही नेचुरली बना है, प्राकृतिक तौर पर बना है। और उसके साथ साथ देखते हैं कि इसका एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। आंतरिक संरचना का मतलब होता है कि हर एक खनिज का एक अलग रंग होगा, है ना, उसी के साथ उसका एक अलग आकार होगा और उसी के साथ आप देखते हैं कि उसका अलग प्रकार से वजन होगा, है ना। तो मुख्य तौर पर खनिज हमारे आसपास मौजूद बहुत सारी चीज, जितनी भी चीजें हमारे आसपास मौजूद हैं, ये सभी चीजें खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्रकृति के द्वारा बने हैं और उसी के साथ आप देखते हैं कि हमारे हर खनिजों की एक अपनी आंतरिक संरचना होती है, और यानी कि उनका एक अपना रंग, आकार या फिर वजन होता है। ठीक है, यहां तक तो हमने इसको देखा। अब आप क्या देखते हैं कि दोस्तों कि जब भी हम लोग मुख्य तौर पर देखें कि जब भी हमें खनिज का प्रयोग करना होता है तो खनिज मुख्य तौर पर हमें कहां मिलते हैं, हमें मुख्य तौर पर खनिज को जमीन के गर्भ से निकालना होता है। अधिकतर जो हमारे खनिज हैं वो कहां से हमें मिलते हैं, हमें वो जमीन के गर्भ से मिलते हैं, जमीन की गहराई में मिलते हैं। और हम मुख्य तौर पर क्या करते हैं दोस्तों, खुदाई कर उनको निकाल लेते हैं। जैसे इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे आप लोग देखें कि भैया पेट्रोल, है ना, पेट्रोल जो है जमीन के गर्भ में मौजूद है, हम इसको खुदाई कर क्या करते हैं दोस्तों, निकाल लेते हैं और इसका प्रयोग करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, अलग अलग तरीके की फैक्ट्रियों में इसका प्रयोग होता है। तो ये एक प्रकार से हमारा खनिज आपको दिख रहा है। ठीक है, तो मुख्य तौर पर हम लोग इसे क्या करते हैं, खुदाई के जरिए बाहर निकालते हैं और इसके जरिए फिर अलग अलग धातुओं को और अलग अलग वस्तुओं को बनाते हैं और उसके जरिए अपना जो दिन प्रतिदिन का कार्य होता है उसको पूरा करते हैं। खनिज क्या है ये तो समझ लिया, परिभाषा किस तरीके से आपको लिखनी है वो देख लिया।
अब सबसे पहले ये सवाल जरूर आपके मस्तिष्क में आ सकता है कि जो हमारा ये खनिज है भैया जी, ये मिलता कहाँ पर है? क्या कोई परचून की दुकान है बराबर वाली जहां पर आप जाओ, अंकल जी मम्मी कह रही है 2 किलो खनिज बांध दो ऐसा नहीं होता दोस्त, है ना। तो मुख्य तौर पर आप लोग देखें कि नेचुरली हमारे जितने भी ये खनिज होते हैं वो बनते हैं और ये अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं, है ना। कोई दुकान नहीं है जहां पर आप जाके खनिज ले लेंगे। तो खनिजों को ढूंढने की या फिर खनिज जहां पर बनते हैं उनकी अलग अलग जगह होती है, उनकी अलग अलग लोकेशंस होती है। इसको एक एक कर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि जो खनिज के भंडार हैं या फिर जो हमारा खनिज है वो मुख्य तौर पर आपको आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में दिखता है। चट्टानों का मतलब क्या होता है दोस्तों? पहाड़, है ना। 2 प्रकार के पहाड़ हम लोग यहां पर देख रहे हैं। इन्हें हम लोग आयंत्रित आग्नेय चट्टान या फिर रूपांतरित चट्टान कह रहे हैं, या फिर मैं इन्हें आग्नेय या फिर रूपांतरित पहाड़ के नाम से भी पुकार सकता हूं, ठीक है। तो अधिकतर सबसे महत्वपूर्ण तौर पर अगर हम लोग देखें, सामान्यतः हमें जो हमारे खनिज दिखते हैं वो सबसे पहले कहां पर दिखते हैं दोस्तों? हमारी जो आग्नेय और रूपांतरित चट्टान या फिर पहाड़ होते हैं वहां पर हमें दिखते हैं। और इसके अंदर होता क्या है, चलिए मैं आपको एक पिक्चर के जरिए से समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोगों ने कहीं ना कहीं ज्वालामुखी देखा होगा, वॉल्केनो जिसे कहा जाता है, कुछ इस तरीके का होता है दोस्त। चल भाई शुरू हो जा। अब आप देखिए दोस्तों कि ये वॉल्केनो है और इसके अंदर अचानक से आप देखते हैं कि आग निकली, इसके नीचे लावा होता है ना। वॉल्केनो एक पहाड़ी है एक तरीके का, इसके अंदर नीचे लावा है, गर्मी है, और ये लावा फट गया। और लावा के फटने के बाद आप देखते हैं कि ज्वालामुखी के फटने के बाद ये जो लाल लाल पदार्थ आप देख रहे हैं यही लावा है ना। तो मुख्य तौर पर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें, मुख्य तौर पर ये जो हमारी ज्वालामुखी होती हैं ये आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें होती हैं। और इनके अंदर आप देखते हैं कि बहुत गर्मी होती है, गैस होती है और लावा होता है। ये लावा आपको क्या दिखता है दोस्तों? ये जो लावा होता है ना, ये बाहर पिघल कर आ जाता है, ये बाहर पिघल कर आ जाता है। इसके अंदर से गैस भी निकलती हुई आपको दिखती है और ये जो लावा होता है तरल पदार्थ में आपको बाहर निकलता हुआ दिखता है। और बाहर आ जाने के बाद ये जो गरम गरम लावा होता है, आप देखते हैं कि बाहर आ जाने के बाद ये कुछ इस प्रकार से ठंडा हो जाता है। और जब ये बाहर ठंडा हो जाता है तो इसी यहीं पर हमें फिर भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज दिखते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि खनिज हमें कहां मिल रहे हैं दोस्तों, हमें सबसे पहले खनिज मिल रहे हैं आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में। आग्नेय रूपांतरित चट्टानों का मतलब क्या हुआ कि भैया हमारे पास है ज्वालामुखी या फिर बड़े बड़े पहाड़, और इसके अंदर आप देखते हैं कि जो गैस है और जो उसका तरल पदार्थ है वो बाहर आ जाता है ना, वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद ये गरम गरम जो लावा था वो ठंडा हो जाता है, कुछ इस प्रकार की चट्टानें बन जाती हैं। और इसी के अंदर फिर हमें भिन्न भिन्न प्रकार के क्या दिखते हैं दोस्तों? खनिज दिखते हैं। कौन कौन से प्रकार के खनिज दिखते हैं, है ना। तो जब जमीन के ऊपर आप देखते हैं कि ज्वालामुखी फटा, लावा बाहर आया, और लावा बाहर आ जाने के बाद आप देखते हैं कि वो ठंडा हो गया, तो अब इसके अंदर हमें कौन कौन से खनिज मिल सकते हैं? देखिए दोस्तों, तो इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो मुख्य तौर पर हमें कौन कौन से खनिज दिख जाएंगे दोस्तों? हमें यहाँ पर मुख्य तौर पर टिन, जस्ता, तांबा, जी हाँ तांबे का सामान प्रयोग में आया जाता है, तांबे के तार बनते हैं, जस्ता हुआ, टिन हुआ, ये सभी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? ये सभी चीजें हमें आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के, आपको दिखता है कि जो विस्फोट होता है उसके बाद जब वो ठंडी हो जाती है उसके अंदर हमें मिलता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारा ये जो खनिज है सबसे ज्यादा हमें मुख्य तौर पर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अंदर दिखता है। बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हुए यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के बारे में तो हमने डिस्कशन किया। एक और प्रकार की चट्टान होती है दोस्तों जिसे हम लोग कहते हैं अवसादी चट्टानें। अब अवसादी चट्टानें क्या है ना। जैसे आपको याद होगा कि पिछले पॉइंट के अंदर हमने देखा कि जमीन के गर्भ में जो पहाड़ था, जो ज्वालामुखी थी, उसके अंदर गैस थी और उसी के अंदर आप देखते हैं कि लावा था, तरल पदार्थ था, वो विस्फोट करा, बाहर आया, बाहर आने के बाद वो लावा गरम गरम ठंडा हो गया। उसी ठंडे हुए चट्टान में या फिर वो पहाड़ जब बन गया तो उसके अंदर हमें भिन्न भिन्न प्रकार के हमें खनिज दिखे जिनसे हम अलग अलग चीजों को बनाते हैं। दूसरे प्रकार की जो हमारा खनिज जहां पर हमें मिलता है इसे कहा जाता है अवसादी चट्टानें। अब अवसादी चट्टानें किस तरीके की होती हैं? आप देखते हैं कि बहुत से जो हमारे पहाड़ होते हैं, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि वो अपने आप टूट जाते हैं, है ना। बहुत से आपने देखा होगा कि पहाड़ है भैया, बड़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बड़ी ऊंची ऊंची चट्टानें, और वो अपने आप टूट जाती हैं। कैसे? चलिए दिखाते हैं आपको। अब यहां पर आप देखिए, अचानक अच्छा पहाड़ था, अचानक आपने देखा कि ये अपने भाग से अलग हो गया, है ना। आपने क्या देखा कि पहाड़ है, इसका एक भाग आप देखते हैं कि अलग हो गया, कि जो आपकी चट्टान थी इसके अंदर क्या हुआ दोस्तों? रासायनिक प्रक्रिया हुई और इसकी वजह से जो चट्टान का भाग था वो अलग हो गया। अब ये जो अलग हुआ भाग है, अब ये जो चट्टान से अलग हुआ भाग है, इस भाग में जो हमें खनिज मिलेंगे, इस चट्टान से ये जो अलग हुआ भाग है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान कहते हैं। मुख्य तौर पर एक चट्टान है और ये चट्टान आपको दिख रहा है कि अपने से अलग हो जाती है, अपने से कुछ भाग को अलग कर देती है, इसी को हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं। और इस प्रकार की जो अलग हुई चट्टान होती है इसके अंदर हमें अलग अलग प्रकार के हमें खनिज दिखते हैं। कोयला हुआ, लोहा अयस्क यानी कि लोहा हुआ, जिप्सम हुआ, पोटाश हुआ, सोडियम हुआ, ये सभी जो हमें मिलने वाले खनिज हैं ये हमें अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। यानी कि चट्टान है भैया जी, उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुई, वो अपने से अलग हो गया। अब उसके बाद इस वाले भाग के अंदर हमें क्या, जो अलग भाग हुआ इसके अंदर हमें ये भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज मिलेंगे।
ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो अब तक हमने देखा कि मुख्य तौर पर हमें जमीन के गर्भ से बाहर आते हुए खनिज दिख रहे हैं, और उसी के साथ साथ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि मुख्य तौर पर पहाड़ से अलग होकर कुछ भाग अलग हो जाता है और उसके अंदर भी हमें अलग अलग प्रकार के खनिज मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम लोग देखते हैं कि धरातलीय चट्टानों के अपघटन के द्वारा हमें अलग अलग खनिज मिलते हैं। इसका मतलब हुआ कि दोस्तों आप देखते हैं कि हमारी पृथ्वी की सतह पर ही बहुत सी ऐसी चट्टानें हैं जो यहां पड़ी हुई हैं, है ना। ये किसी पहाड़ से अलग नहीं हुई है, ये गर्मी या फिर आप देखें जमीन के गर्भ से गर्म गर्म लावा बाहर आके ठंडा हुआ, इससे नहीं बनी। आप देखें कि ये शुरुआत से ही यहीं पर पड़ी हुई है पृथ्वी की सतह पर। आप देखें कि पृथ्वी की सतह पर आपको क्या दिखता है दोस्तों, कि ये जो चट्टानें हैं मौजूद है भैया पड़ी हुई हैं। और इन चट्टानों में भी हमें क्या मिल जाता है दोस्तों, इन चट्टानों में भी हमें खनिज की मौजूदगी दिख जाती है ना। तो धरातलीय चट्टानों का मतलब क्या हुआ, ये जो पृथ्वी का धरातल है, पृथ्वी की जो सतह है जिस पर आप और हम दौड़ते हैं, गाड़ियां दौड़ाते हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारी चट्टानें हमें दिख जाती हैं। और इन्हीं चट्टानों के अंदर हमें क्या दिख जाता है दोस्तों, अलग अलग प्रकार के खनिज दिख जाते हैं, और उन्हीं में से एक खनिज कहलाता है बॉक्साइट। अब ये बॉक्साइट होता क्या है उसको हम आगे आपको बता देंगे। यहां पर तो अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर खनिज मिलते कहां हैं। तो हमने चट्टानों के संदर्भ में देखा, हमने आग्नेय रूपांतरित चट्टानों के अंदर खनिजों को देखा, उसी के साथ अवसादी चट्टानों के अंदर खनिजों को देखा, और धरातलीय चट्टानों के अंदर भी हमने खनिजों को पाया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, खनिज जो होते हैं ना दोस्तों हमें कहां दिख जाते हैं, खनिज जो है वो मुख्य तौर पर हमें जलोढ़ जमाव के रूप में भी दिखते हैं। अब जलोढ़ जमाव का रूप मतलब क्या है भैया जी, पानी के आसपास, नदी के आसपास भी आप क्या देख लेते हैं कि आपको खनिज की मौजूदगी हो जाती है ना। चलिए इसको एग्जांपल से आपके साथ दिखाते हैं। मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि अभी तक जितने भी आपने खनिज देखे वो चट्टानों से प्राप्त हो रहे थे, है ना। लेकिन कुछ ऐसे खनिज भी होते हैं जो आप लोग क्या देख लेते हैं कि जो पहाड़ों से, या फिर आप देखें कि जो नदी होती है ना, नदी उसके आसपास के एरिया में पाए जाते हैं। जैसे आप लोग मुख्य तौर पर देखें कि यहां पर आप देख रहे हैं कि एक नदी बह रही है। आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहां पर एक नदी बह रही है ना। आप देख रहे हैं कि यहां पर एक नदी बह रही है, और ये नदी बह रही है। लाल वाला कलम लेते हैं भैया जी, चलो भैया जी, है ना। आप यहां पर मुख्य तौर पर देख रहे हैं कि एक नदी बह रही है, और नदी के अंदर बहते हुए ये जो नदी थी ये एक ऐसे क्षेत्र से आ रही है जहां पर सोने की खदान है या फिर चांदी की खदान है। तो मुख्य तौर पर कभी कभार हमें कुछ जो हमारे खनिज होते हैं वो नदी के कहां दिख जाते हैं दोस्तों, मुहाने पर या फिर नदी के किनारे पर भी दिख जाते हैं। ऐसी नदी हो जो मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि वो सोने की जहां पर खदान होती है वहां पर हो, या फिर चांदी की जहां पर खदान होती है वहां पर बहती है, वो जो बहता हुआ पानी होता है वो भी अपने साथ इन खनिजों को ले जाता है। तो चौथे रूप में अगर हम लोग देखें कि खनिज हमें कहां दिखता है, चौथे रूप में हमें दिखता है जलोढ़ जमाव के रूप में। और जलोढ़ जमाव का मतलब क्या है दोस्तों, जलोढ़ मतलब एक प्रकार की मिट्टी होती है, और ये मिट्टी पानी के पास दिखती है। तो पानी के आसपास भी आप लोग क्या देख लेते हैं दोस्तों, मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि हमें हमारे खनिज मिल जाते हैं, है ना। तो जो खनिज है वो नदी के बहाव में क्या हो जाता है दोस्तों, आपको दिख जाते हैं। और आपको दिखता है कि ये मुख्य तौर पर ऐसे कौन से खनिज होते हैं, हमारा सोना हुआ, चांदी हुआ। सोने की कोई खदान थी, वहां से कोई नदी बह रही थी, तो वो नदी बहते हुए उस खदान के आसपास के एरिया में जो सोना था उसे अपने साथ ले गई, और फिर वो एक जगह पर जाकर आपको क्या हो जाता है, जमा होता हुआ दिखता है ना। तो नदी बह रही है, नदी बहते बहते नीचे आई, यहाँ पर आपने देखा कि जो आपका सोना था वो इकट्ठा हो गया, पानी आगे बढ़ गया, और उसके बाद मनुष्य यहाँ से इन खनिजों को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य यहाँ से ऐसे खनिजों को प्राप्त कर लेता है ना। जी हाँ, चलिए दोस्तों, तो ये तो एक और प्रकार का आपने देखा कि जहां से हम खनिज की प्राप्ति कर सकते हैं। और अब देखिए नदी से भी हमें खनिज मिल रहे हैं, चट्टानों से हमें खनिज मिल रहे हैं, और एक और प्रकार का रूप हमें दिखता है दोस्तों जिसे हम लोग कहते हैं महासागर। जी हाँ, समुद्र का आपने देखा होगा दोस्तों, समुद्र के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मुख्य तौर पर खनिज की उपस्थिति देख लेते हैं। भैया जी ये जो हमारा महासागर है, इतनी बड़ी बड़ी जो धाराएं आप देखते हैं कि होता है ना, जो समुद्र के अंदर आप लोग देखते हैं कि हमें बहुत ही विरल प्रकार की, विरल का मतलब क्या होता है, जो ज्यादा कीमती नहीं होते, है ना। विरल का मतलब क्या है दोस्तों, विरल का मतलब है कि जो कम कीमती है ना, कम कीमती, जिनकी ज्यादा आप देखते हैं कि जो ज्यादा मात्रा में दिख जाते हैं, और ये आर्थिक महत्व के नहीं होते क्योंकि ये बहुत ज्यादा हमें मिल जाता है। जैसे समुद्र के अंदर से हमें नमक मिल जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है इसलिए सस्ता है। मैग्नीशियम मिल जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है इसलिए सस्ता है। ब्रोमीन मिलता है। तो ये कुछ ऐसे खनिज हैं जो हमें समुद्र के पानी में मिल जाते हैं, समुद्र के किनारे मिल जाते हैं, और इन्हें हम लोग किस नाम से पुकारते हैं कि महासागर के जल में पाए जाने वाले हमारे खनिज। तो मुख्य तौर पर 3 तरीके की चट्टानों में हमें खनिज मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ हमने देखा कि जो हमारा जमीन का धरातल था उस पर भी हमें खनिज दिख रहे हैं, और उसी के साथ साथ हमने नदी के किनारे में भी अपने खनिजों को देखा। तो अब यहां तक खनिज होते क्या हैं ये तो देख लिया, और खनिज पाए कहां पर जाते हैं इनके बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से आप सभी के साथ डिस्कशन किया। अब पेपर के संदर्भ में आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि खनिज के प्रकार कितने हैं,
है ना। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिनरल्स आपसे ये पूछा जाता है और सीधा सवाल यहां से पेपर में बनता है। तो हम हर एक बिंदु को, हर एक तथ्य को बहुत ही आसानी के साथ आपके सामने रखते चलेंगे, ठीक है। खनिज होते क्या हैं वो पढ़ लिए, खनिज की परिभाषा देख ली, खनिज कहां कहां पर मिलेंगे और कौन कौन से खनिज किन किन जगहों पर मिलेंगे उनको देख लिया। अब यहां से डिस्कशन करेंगे खनिजों के प्रकारों के बारे में, हर एक खनिज की विशेषता को देखेंगे, बड़ा मजा आने वाला है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि जो खनिज हैं उसको क्या किया गया, मनुष्यों के द्वारा 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहले कहलाते हैं धात्विक खनिज, दूसरे कहलाते हैं अधात्विक खनिज और तीसरे कहलाते हैं ऊर्जा खनिज। तो हम तीनों खनिजों के बारे में एक एक कर आप सभी के साथ डिस्कशन करेंगे। भैया जी धातु खनिज या फिर धात्विक खनिज कौन से खनिज होते हैं, जो ठोस होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ठोस होते हैं, है ना। अधात्विक खनिज कौन से होते हैं, धातु का मतलब क्या होता है दोस्तों, धातु का मतलब होता है जो ठोस हो, कि भैया अगर आप उसे तोड़ना चाहे ना तो आपका हाथ टूट जाएगा, मगर वो चीज तोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत मेहनत आपको ज्यादा लग जाएगी उसमें। तो धात्विक खनिज होते हैं ऐसे खनिज जो बहुत ज्यादा ठोस होते हैं, जो आसानी से नहीं टूटते। अधात्विक खनिज कौन से होते हैं दोस्तों, जो मुख्य तौर पर ठोस नहीं होते, ठोस नहीं होते। भैया जी आप इन्हें तोड़ना चाहेंगे, मोड़ना चाहेंगे तो टूट जाएंगे। नमक है, आपको नमक का डला दिखा, एक हाथ मारेंगे नमक टुकड़े टुकड़े आपको होता हुआ दिख जाएगा, है ना। और ऊर्जा खनिज क्या है, ऐसे खनिज जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। कौन से हैं उनको एक एक कर हम लोग बताएंगे। तो मुख्य तौर पर मनुष्य ने धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिजों को बांटा है। अब एक एक कर इनकी कहानी को आपके सामने रखते हैं, ठीक है। चलिए एक एक कर हमारे जितने भी खनिज आपको दिख रहे हैं इनकी पूरी कहानी को एक एक कर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले खनिज मुख्य तौर पर हमने देखा दोस्तों 3 प्रकार के हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। और मैंने आपको बताया कि धात्विक खनिज कौन से होते हैं दोस्तों, धात्विक खनिज हमारे वो खनिज होते हैं जो ठोस होते हैं। भैया जी आप उनको तोड़ना चाहेंगे तो टूटेगा नहीं, बहुत जान बहुत पावर आपको लगानी पड़ेगी। अच्छा, ये जो हमारे धात्विक खनिज है ना, इसके अंदर भी हमें 2 कैटेगरीज दिख जाती हैं। धात्विक खनिज के अंदर भी, ठोस खनिज जो है इनके अंदर भी हमें 2 कैटेगरी दिखती हैं। सबसे पहला हमारा जो भाग दिखता है वो कहलाता है लोह धातु, है ना। क्या कहलाता है दोस्तों, लोह खनिज। इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग लोह खनिज के नाम से भी पुकारते हैं। भैया जी नाम से ही स्पष्ट है, क्या है दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है, ऐसे हमारे खनिज जिनके अंदर लोहा पाया जाता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग लोह खनिज कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो लोहा है अगर आप उसे तोड़ना चाहें, मोड़ना चाहें, कर सकते हैं। अरे सर जी हम द ग्रेट खली थोड़ी हैं जो इसको मोड़ दें, है ना, मुश्किल है दोस्तों, है ना। तो ये धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज की 2 कैटेगरीज हम देख रहे हैं। पहला कहला रहा है लोह खनिज या फिर लोह धातु, ऐसे खनिज जो मुख्य तौर पर लोहे को अपने अंदर रखते हैं, जिनमें लोहा पाया जाता है। जैसे आप देखें कि लोहा हुआ, उसके अंदर लोहा होता है, मैग्नीज हुआ, निकल हुआ, कोबाल्ट हुआ, ये कुछ ऐसे खनिज हैं जिनके अंदर लोहा हमें दिखता है और इसी वजह से हम इसको लोह खनिज कहते हैं। ऐसे ही धात्विक खनिज में दूसरी हमारी कैटेगरी होती है, ऐसी दूसरी हमारी जो कैटेगरी होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें हम लोग कहते हैं अलोह खनिज। अब नाम से ही क्लियर हो जाएगा, अलोह खनिज का मतलब क्या है, अलोह खनिज का मतलब है कि जिसके अंदर लोहा नहीं है। हाँ ये धातु तो हैं, अगर आप इन्हें तोड़ना चाहेंगे तो टूटेगी नहीं, ये ठोस हैं, लेकिन इनमें लोहा नहीं होता। जैसे तांबा जो है इसके अंदर लोहा नहीं होता, बॉक्साइट जो है ये बहुत ही जटिल है, ठोस है, लेकिन इसके अंदर लोहा नहीं होता। तो धात्विक खनिज 2 कैटेगरी हुई, लोह खनिज जिनमें लोहा होता है और अधात्विक और हमारे अलोह खनिज जिनके अंदर लोहा नहीं होता। अलोह खनिज के अंदर सीसा हुआ, जस्ता हुआ, बॉक्साइट हुआ, है ना। अच्छा, धात्विक खनिज के अंदर हमें एक और रूप दिख जाता है दोस्तों, जिसे हम लोग बहुमूल्य खनिज कहते हैं। मतलब ये है तो धातु, ऐसी हमारे खनिज आपको दिखता है कि ये बहुत ज्यादा बहुमूल्य हैं, इनकी मांग बहुत ज्यादा है, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बहुत कम पाए जाते हैं। जैसे सोना हुआ, है ना, है तो ये ठोस, टूटेगा नहीं, बहुत मेहनत लगेगी आपको, लेकिन आप क्या देखते हैं कि दोस्तों ये बहुत ही कम है और ये इसकी डिमांड ज्यादा है, इसीलिए बहुत कीमती ये कहलाते हैं। तो बहुमूल्य खनिज, सोना, चांदी, प्लेटिनियम हमारे जो हैं ये सभी बहुमूल्य खनिज कहलाते हैं। तो धात्विक खनिज के 3 कैटेगरीज हमने देख ली, लोह खनिज जिनमें लोहा है, अलोह खनिज जिनमें लोहा नहीं है, और बहुमूल्य खनिज भैया ये धातु तो हैं, ये ठोस तो हैं, लेकिन आप देखते हैं कि इनकी मांग बहुत ज्यादा है, सबको ये चाहिए, इसीलिए इनको बहुमूल्य खनिज की कैटेगरी में रखा गया है। अधात्विक खनिज, भाई नाम से ही क्लियर है, अधात्विक खनिज नाम से ही क्लियर है, जो धातु नहीं है। धातु का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो ठोस नहीं है। भैया जी आप इसे तोड़ना चाहेंगे तो ये चकनाचूर हो जाएगा, है ना, ये बिल्कुल तार तार हो जाएगा, शर्म से टूट जाएगा। आप क्या देखते हैं कि जैसे नमक हुआ, समुद्र से आपने नमक को निकलता हुआ देखा, नमक का ढेला जमा हुआ, आपने ऐसा हाथ मारा और नमक टुकड़ा टुकड़ा हो गया। धातु थोड़ी है, ठोस थोड़ी है। तो धात्विक खनिज वो खनिज होते हैं जो आपको क्या दिखते हैं दोस्तों, जो ठोस नहीं होते। जैसे आपका अभ्रक हुआ, नमक हुआ, पोटाश हुआ, सल्फर हुआ, चूना पत्थर हुआ, संगमरमर हुआ, ये सभी जो हमारे खनिज हैं ये सभी अधात्विक खनिज होते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये आपको कैसे दिखते हैं दोस्तों, ये आपको ठोस नहीं दिखते हैं। और तीसरे प्रकार के हमारे खनिज हैं
ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिजों के अंदर हमें क्या दिख रहा है दोस्तों, कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैस, यानी कि ऐसे हमारे खनिज जिनसे हमें एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी के जरिए हम लोग बिजली बनाते हैं और कार्य करते हैं, इनको हम लोग ऊर्जा खनिज के नाम से पुकारते हैं। तो खनिज क्या है, खनिज कहां मिलते हैं और खनिजों के क्या प्रकार हैं उनको हमने देख लिया। खनिज मुख्य तौर पर 3 कैटेगरी में हमें दिखे, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज के अंदर हमें 3 रूप दिखे, लोह खनिज, अलोह खनिज, बहुमूल्य खनिज, और अधात्विक एक ही है दोस्तों और उसी के साथ ऊर्जा खनिज। बढ़ते हैं आगे, अब एक एक कर हम लोग क्या करेंगे आप सभी के साथ, ये जो हमारा धात्विक खनिज है इसको पढ़ेंगे, उसके बाद अधात्विक खनिज के बारे में पढ़ेंगे और ऊर्जा खनिजों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर में हर एक खनिज के बारे में आपसे पूछा जाता रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हमें समझना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग धात्विक खनिज के बारे में पढ़ रहे हैं और धात्विक खनिज के संदर्भ में अगर हम लोग आपको देखें तो यहां पर हम लोग लौह अयस्क के बारे में पढ़ेंगे। सर जी ये लौह अयस्क क्या होता है, हमें तो नहीं पता, हमें तो लोहा पता है ना, हमें तो आयरन पता है, हमें तो आयरन मैन पसंद है ना। दोस्तों आप लोगों ने कहीं ना कहीं लोहा इस शब्द को तो सुना ही होगा, है ना, लोहा जिसे हम लोग कहते हैं। अरे भैया जो ये लोहा जो होता है, जो आप देखते हैं कि आपके आसपास मौजूद है, आपके घर के अंदर मौजूद बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जहां पर आपको लोहा दिखेगा। आपसे ही कह रहा हूं, जी हाँ आपसे ही कह रहा हूं, अपने आसपास बहुत सी ऐसी चीजें देखेंगे जिसमें लोहा है। अरे भैया हमारा चश्मा जिससे हम आपको देख पा रहे हैं, इसके अंदर भी आपको लोहा दिख रहा है। ये जो रिमोटवा है, रिमोटवा, ये के अंदर भी आप क्या देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर भी आपको लोहे के कण दिख जाएंगे। ये जो बड़ी सी स्क्रीन आपको दिख रही है, इसके अंदर भी हमें लोहे के कण दिख जाएंगे। उसी के साथ साथ आप क्या देखते हैं दोस्तों कि आप मुख्य तौर पर ये जो हमारा फोनवा देख रहे हैं, इसके अंदर भी आपको लोहे की उपस्थिति दिख ही जाएगी, है ना। अब भाई ये जो लोहा है अलग अलग तरीके से प्रयोग में आ रहा है, ये मिलता कहां है और ये मिलता किस रूप में है, इसको हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो हर एक चीज के अंदर हमें लोहा दिख जाता है। आप ये देखें दोस्तों कि जो लोहा होता है ना, लोहा जो होता है हमें किस प्रकार से देखते हैं कि जब भी हम लोग लोहे की बात करते हैं तो हमें दिखता है ऐसा होता है लोहा, है ना। हम लोग हमेशा इमेजिन जो करते हैं वो लोहा इस तरीके से होता है ना, कि बड़ी बड़ी आप देखते हैं कि लोहे की एक ठोस पदार्थ होता है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों कि जो लोहा है ना, लोहा वो हमें इस रूप में प्राप्त नहीं होता, ये ना, ये क्या है दोस्तों, ये लोहे का शुद्ध रूप है। जब हम लोहे को प्राप्त करते हैं, और लोहा हमें कहां से प्राप्त होता है दोस्तों, लोहा जो है वो हमें लोहे की खदान से प्राप्त होता है। कहां से, लोहे की खान से प्राप्त होता है ना। इसे खान भी कहा जाता है और खदान भी कहा जाता है। तो बड़ी बड़ी आप देखते हैं कि खदानें होती हैं, इनमें गहराई में जाया जाता है और फिर क्या किया जाता है, ये पत्थर निकाले जाते हैं और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को लौह अयस्क कहा जाता है। जब हम जमीन में क्या करते हैं दोस्तों, गहराई में जाकर खदानों से पत्थरों को निकालते हैं, इसी को लौह अयस्क कहा जाता है। फिर क्या होता है, ये जो हमारा लौह अयस्क है ना, इसके अंदर से हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर से हम लोग जो लोहा है उसे अलग कर लेते हैं और ये जो अयस्क था उसको अलग कर लेते हैं और उसके बाद जाकर फिर हमें फाइनल में ये लोहा मिलता है ना। तो जब जमीन की गहराई में हम लोग खुदाई करते हैं तो ये शुद्ध रूप वाला लोहा हमें नहीं मिलता, हमें मुख्य तौर पर ये लौह अयस्क मिलता है। हम लोहे को अलग करते हैं और अयस्क को अलग करते हैं। अयस्क का मतलब क्या है दोस्तों, अयस्क का मतलब है अशुद्धियां, है ना। अयस्क का मतलब क्या है, अयस्क का मतलब होता है अशुद्धियां, लोहे की अशुद्धियां। क्या हुआ, देखिए यहां पर अगर आप लोग देखें जो हमारा लौह अयस्क है ये एक आधारभूत खनिज है। इसका मतलब क्या हुआ, अपने आसपास हर एक चीज में आपको लोहा दिख जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हर एक चीज के अंदर हमें लोहा दिख रहा है। भैया बहुत मुश्किल होगा कुछ ऐसी चीज की कल्पना करना, कोई ऐसी धातु की कल्पना करना जो लोहे से ना बनी हो। अधिकतर हमारी चीजों में हमें लोहा दिख जाता है और किसी भी देश के अंदर जहां पर अच्छी मात्रा में लौह अयस्क निकलता है या फिर लोहा निकलता है, वो देश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता है। फैक्ट्रियों के अंदर हमें लोहे की जरूरत होती है और भारत के अंदर अगर हम लोग देखें कि हम बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, अपना लौह अयस्क निकालते हैं, यानी कि इन पत्थरों को निकालते हैं, फिर इन पत्थरों से लोहा अलग किया जाता है और जो उसका अशुद्ध पार्ट होता है अयस्क, उसको अलग किया जाता है। ठीक है, अच्छा पेपर के संदर्भ में क्या किया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि भैया जी भारत में कौन कौन से प्रकार के हमारे खनिज हमें दिखते हैं, कौन कौन से प्रकार के हमारे लोहा हमें दिखते हैं, कहां कहां पर ये दिखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा लौह अयस्क हुआ। क्या हुआ, ये हमारा लौह अयस्क हुआ। और आपको पता चल गया है कि लौह अयस्क का मतलब क्या हुआ, कि जमीन से निकलने वाले जो पत्थर हैं उनको हम लोग लौह अयस्क कहते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ना हम लोग वैज्ञानिक पद्धति से लोहे को अलग कर लेते हैं और अयस्क मतलब होता है लोहे की अशुद्धियां, उसको अलग करते हैं, फिर जाकर हमें ये लोहा मिलता है। अच्छा, अगर आप लोग देखें कि जो हमारा अच्छी क्वालिटी का लोहा होता है, हमारा जो अच्छी क्वालिटी का लौह अयस्क होता है, उसमें लोहे की अच्छी मात्रा होती है। तो पत्थर हमने जमीन से निकाले, वो लौह अयस्क अच्छा माना जाता है जिसमें ज्यादा मात्रा में हमें लोहा दिखता है ना। जब हम जमीन की गहराई से लौह अयस्क यानी कि पत्थर निकालते हैं तो उन लौह अयस्क को अच्छा माना जाता है जिनमें ज्यादा मात्रा में लोहा होता है।
देखिए यहाँ पर लोहे का एक प्रकार है या फिर लोह अयस्क का एक प्रकार है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट लोह अयस्क कहते हैं, है ना। मैग्नेटाइट ये जो लोहा है दोस्तों, मैग्नेटाइट ये जो हमारा लोह अयस्क है, इसमें 70% तो हमें लोहा दिखता है कि जमीन से जहां से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, मैग्नेटाइट लोह अयस्क को निकालते हैं, वहां पर 70% तो लोहा है और 30% हमें क्या मिल जाता है, 30% हमें अयस्क मिलता है, यानी कि अशुद्धियां मिलती हैं। ठीक है, तो भैया 70% लोहा मिल रहा है तो एक अच्छा लोहा ये माना जाता है। तो मैग्नेटाइट लोहा जो है वो हमें कैसा दिखता है दोस्तों, ये एक अच्छा लोहा माना जाता है। इसके अंदर 70% लोहा होता है और 30% हमें इसके अंदर अशुद्धियां होती हैं। और मैग्नेटाइट जो हमारा लोहा है ये बच्चों बड़े स्तर पर एक अच्छी क्वालिटी का लोह अयस्क माना जाता है, एक अच्छी क्वालिटी का लोह अयस्क मिलता है। इसके अंदर ना चुंबकीय गुण होते हैं, यानी कि ये अपने अंदर चुंबकीय शक्ति को रखता है और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर, बड़े बड़े जो हमारे बिजली घर होते हैं वहां पर जिस लोहे का प्रयोग होता है वो हमारा मैग्नेटाइट लोहा है, जिसके अंदर आप देखते हैं मैग्नेटाइट लोह अयस्क है, जहां पर 70% तो हमें लोहा दिखता है और 30% हमें मुख्य तौर पर क्या दिख जाता है, अयस्क दिख जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आप देखते हैं कि हमारा मैग्नेटाइट लोहा होता है। बहुत ही खूबसूरत दोस्तों, आप देखते हैं कि हमारा ये मैग्नेटाइट लोह अयस्क आपको दिखता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला यहाँ पर अब बिंदु हम लोग देखते हैं। तो मैग्नेटाइट जो लोह अयस्क है ये सबसे बेहतरीन प्रकार का लोह अयस्क होता है। इसमें लगभग 70% के करीब आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमें लोहे की उपस्थिति दिखती है, 30% अयस्क दिखता है। उसके बाद हमारा दूसरे प्रकार का जो लोह अयस्क है इसे कहा जाता है हेमेटाइट। अब ये जो हेमेटाइट है दोस्तों कुछ इस प्रकार सा होता है, देख लीजिए आप, है ना। और हेमेटाइट जो हमारा ये लोहा है, जब ये लोह अयस्क है ना, लोह अयस्क को हमने हटा दिया, ये शुद्ध रूप है। हेमेटाइट के अंदर आप लोग क्या देख लेते हैं दोस्तों, हेमेटाइट के अंदर आप लोग 60% लोहा देखते हैं और लगभग 40% अयस्क देखते हैं। ठीक है, तो भारत में पाया जाने वाला ये एक और प्रकार का हमारा लोहे का टाइप है। लोहे का आप देखते हैं कि एक रूप है जो आपको 60% इसके अंदर लोहा होता है, 40% इसके अंदर अयस्क होता है, यानी कि अशुद्धियां होती हैं। और इस प्रकार के जो हमारा लोहा होता है हेमेटाइट लोहा, ये औद्योगिक कारखानों में, बड़े बड़े जो हमारे कारखाने होते हैं वहां पर प्रयोग होता है। मैग्नेटाइट जो है वो बिजली घरों में प्रयोग होता है और उसी के साथ जो हेमेटाइट हमारा ये लोहा है ये आपको कहाँ प्रयोग होता हुआ दिख रहा है, ये हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, जो बड़ी बड़ी आप फैक्ट्रीज देखते हैं वहां पर हमें क्या दिखता है दोस्तों, हमारा ये हेमेटाइट लोहा ही दिखता है। क्लियर हुआ। अब भारत के अंदर हमें क्या दिखता है दोस्तों, मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि हमें ना भारत के अंदर 4 अलग अलग इलाके दिखते हैं या फिर 4 अलग अलग क्षेत्र दिखते हैं, जहां पर हम लोग क्या देखते हैं, जहां पर हम लोग लोह अयस्क की मुख्य बेल्टें, बेल्ट का मतलब क्या है कि एक राज्य नहीं है, एक से ज्यादा राज्य आसपास हैं, इसी वजह से इन्हें बेल्ट कहा जा रहा है ना। और हिंदी में इन्हें एक और नाम से पुकारा जाता है, हिंदी में इन्हें पेटी कहा जाता है। ठीक है, तो पेपर में पेटी भी लिख देते हैं और उसी के साथ बेल्ट भी लिख देते हैं, यानी कि एक से ज्यादा राज्य हैं आसपास और इन राज्यों में हमें लोह अयस्क दिखता है या फिर लोहा दिखता है। इनके बारे में हम लोग एक एक कर पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन से वो राज्य या फिर क्षेत्र हैं जहां पर हमें लोह अयस्क मिलता है। शुरुआत कर देते हैं दोस्तों। तो मुख्य तौर पर सबसे पहला जो आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, जो हमें भारत के अंदर मुख्य तौर पर क्या दिखता है, हमारा जो लोह अयस्क हमें दिखता है, इसको हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं उड़ीसा झारखंड बेल्ट। क्या कहा जा रहा है, 2 राज्य दिख रहे हैं ना आपको, जी हाँ, उड़ीसा का इलाका और उसी के साथ झारखंड का इलाका, है ना। झारखंड का इलाका और उड़ीसा का इलाका जो है, ये जो हमारा क्षेत्र है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग उड़ीसा झारखंड बेल्ट कहते हैं, 2 से ज्यादा राज्यों से, है ना। तो उड़ीसा के मयूरभंज और उसी के साथ कुंजेर जिले के अंदर वहां की जो खाने हैं वहां पर हमें क्या दिखता है दोस्तों, हेमेटाइट लोहा दिखता है। उसी के साथ झारखंड का जो हमें सिंहभूम जिला दिखता है वहां पर भी हमें ये हेमेटाइट लोह अयस्क दिखता है ना। तो भारत में मुख्य तौर पर अगर आप लोग देखें कि भारत में अलग अलग इलाकों में हमें लोहा दिखता है। सबसे पहले की अगर हम लोग देखें कि जो सबसे पहला जो हमें लोहे का रूप दिख रहा है वो हमें कहाँ दिख रहा है दोस्तों, वो हमें मुख्य तौर पर उड़ीसा झारखंड बेल्ट के अंदर दिख रहा है। उड़ीसा झारखंड बेल्ट का तात्पर्य क्या हुआ, उड़ीसा झारखंड बेल्ट का तात्पर्य हुआ कि उड़ीसा और झारखंड के आसपास हमें दिख रहा है। तो उड़ीसा की मयूरभंज इलाके में और उसी के साथ हमें दिखता है कि झारखंड के सिंहभूम जिले के अंदर हमें क्या दिखता है, हेमेटाइट लोहा यहां पर इस इलाके के अंदर दिख रहा है। ठीक है, और यहां पर ये जो हेमेटाइट लोहा है ये आप सभी को पता है कि इसके अंदर 50 से 60% तक शुद्धि होती है। और ये जो हमारे लोहे का प्रकार होता है हेमेटाइट, ये फैक्ट्रीज के अंदर जाता है। तो भारत में सबसे पहला जो लोहे का हमें क्षेत्र दिख रहा है वो उड़ीसा झारखंड बेल्ट के नाम से पुकारा जाता है। यहां पर हेमेटाइट लोहा हमें मिल रहा है। कौन सा लोहा, हेमेटाइट लोहा मिल रहा है। अगला, ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा क्षेत्र कहलाता है दोस्तों, दूसरा कहलाता है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, है ना। तो उड़ीसा झारखंड बेल्ट से आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, थोड़ा सा पीछे आएंगे पश्चिम की तरफ, तो आप क्या देखते हैं कि हमें दुर्ग बस्तर चंद्रपुर क्षेत्र दिखता है। अब ये दुर्ग बस्तर क्या है, देखिए
ये जो इलाका है आधा क्षेत्र तो छत्तीसगढ़ का है और आधा क्षेत्र हमें महाराष्ट्र का दिखता है। ठीक है, तो दुर्ग बस्तर ये जो हमारा है, कुछ भाग इसमें महाराष्ट्र का है और कुछ भाग इसमें छत्तीसगढ़ का हमें दिखता है। तो दो से ज्यादा राज्यों की वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, बेल्ट के नाम से पुकार रहे हैं। इसे हम लोग कह रहे हैं दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। और यहां पर आप देखें कि छत्तीसगढ़ के अंदर मुख्य तौर पर ये जो बस्तर जिला है वहां की पहाड़ियों में हमें क्या मिलता है दोस्तों, ये हेमेटाइट लोहा मिलता है। और उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि इन छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों में ये जो पाया जाने वाला ये जो हमारा हेमेटाइट लोहा होता है दोस्तों, ये मुख्य तौर पर क्या है, भारत का सबसे बेहतरीन लोहा माना जाता है। हेमेटाइट में आप क्या देखते हैं, हेमेटाइट जो 50 से 60% वाला होता है जिसमें लोहा दिखता है, सबसे बेहतरीन प्रकार का हेमेटाइट अगर कहीं है वो तो हमें कहाँ दिख रहा है दोस्तों, दुर्ग बस्तर के अंदर दिख रहा है। तो सुपर हाई ग्रेड होता है, ये बहुत जबरदस्त तौर पर होता है ना। और ये अचानक से आपको दिखता है कि ये फैक्ट्रीज के अंदर प्रयोग में लाया जाता है। उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि ये जो हमारे दुर्ग बस्तर चंद्रपुर से निकलने वाला जो लोहा होता है, इसको क्या किया जाता है, यहां से निकालने के बाद इसको शुद्ध कर कर हम लोग विशाखापत्तनम के बंदरगाह पर भेजते हैं। फिर यहाँ का जो लोहा होता है वो जापान तक जाता है। जापान की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपनी गाड़ियों के अंदर यहीं के लोहे को प्रयोग करती हैं, है ना। गाड़ियां बनाने में, कोरिया के अंदर अलग अलग पदार्थ बनाने में दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट के ही लोहे को प्रयोग में लाया जा रहा है। तो भारत में अब तक दो ऐसे हमारे इलाके रहे जहां से हमें लौह अयस्क या फिर मैं कहूं कि हमें लोहा मिल रहा है। तीसरे क्षेत्र की तरफ आपको लेके जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे मुख्य तौर पर कहा जाता है, क्या है दोस्तों, बेल्लारी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर बेल्ट, है ना। बड़े ही प्यारे से नाम है, दक्षिण भारतीय नाम है। आप क्या देखते हैं दोस्तों कि यहां पर ये रहा वो इलाका, क्या है दोस्तों, ये जो हमारा क्षेत्र है इसे हम लोग कहते हैं बेल्लारी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर बेल्ट, है ना। तो ये हमें कहाँ दिखता है, ये हमें दक्षिण भारत के अंदर दिखता है। और यहाँ पर जो हमारा ये जो लोहा होता है ना, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि भारत का जो कर्नाटक राज्य है, क्या है दोस्तों, कि जो हमारा कर्नाटक राज्य है वहां पर आप लोग क्या देखते हैं कि इस पूरे क्षेत्र को देखते हैं। तो कर्नाटक राज्य के आसपास का जो क्षेत्र है बल्लाली, चित्रदुर्ग, यहाँ पर हमें इस प्रकार का लोहा दिखता है। अच्छा, यहाँ पर जो पाया जाने वाला लोहा होता है ना, उसको जब शुद्ध किया जाता है, जब यहाँ से लौह अयस्क निकलता है, तो लौह अयस्क निकलने के बाद पता है क्या किया जाता है, लौह अयस्क निकलने के बाद लोहे को तरल पदार्थ में, लोहे को क्या कर दिया जाता है दोस्तों, लोहे को तरल रूप में, लोहे को तरल रूप में, है ना। तरल मतलब क्या हुआ, तरल मतलब हुआ लिक्विड रूप में प्रयोग में लाकर एक इलाके से दूसरे इलाके में भेजा जाता है। तो उड़ीसा झारखंड बेल्ट के बारे में पढ़ा, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट के बारे में पढ़ा जहां से बहुत अच्छा हेमेटाइट लोहा निकलता है, ये जापान कोरिया तक जाता है। और बेल्लाली चित्रदुर्ग कर्नाटक में पड़ता है, यहां से निकलने वाला जो लोहा होता है उसे शुद्ध कर तरल रूप में, लिक्विड, है ना, लिक्विड वाली शेप में रखकर अलग अलग इलाकों से पाइपलाइन के जरिए हम लोग इसे बंदरगाहों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अब भारत के अंदर चौथा हमारा इलाका, चौथा हमारा क्षेत्र जहां पर हमें लौह अयस्क दिखता है, इसे हम लोग कहते हैं महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। क्या है दोस्तों, नाम से क्लियर है, दो राज्यों की आसपास के इलाके में हमें मिल रहा है। तो ये जो हमारा क्षेत्र है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। और ये जो महाराष्ट्र गोवा बेल्ट है, यहाँ पर आप लोग जो लोहा देखते हैं, यहाँ पर पाया जाने वाला जो लोहा होता है वो सबसे ज्यादा बेकार होता है ना। तो इस इलाके के अंदर मौजूद जो हमारे लोहा या फिर लौह अयस्क है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। और इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी इसकी मांग है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मारमंगाओ पोर्ट से, गोवा के अंदर आपको क्या दिखता है, एक बंदरगाह है मारमंगाओ बंदरगाह, उसके जरिए हम लोग इसे दूसरे इलाकों में, दूसरे देशों में बेचते हैं। अफ्रीका के देश इस लोहे को प्रयोग में लाते हैं। तो भारत के अंदर हमारे ये चार बेल्ट रहे या फिर चार पेटियां रही जहां पर हमें लोहे की उपस्थिति दिखती है। उड़ीसा झारखंड बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, बेल्लारी चित्रदुर्ग बेल्ट और गोवा महाराष्ट्र बेल्ट। सबसे बढ़िया हमें दुर्ग बस्तर का दिखता है, सबसे बेकार हमें महाराष्ट्र गोवा का दिखता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहां तक तो हमने इसको अच्छे तरीके से देखा। अब यहां पर मैं आपके सामने एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक पेपर में सवाल सीधे तौर पर बनता है कि भारत में सबसे ज्यादा लोहा आप कौन से राज्य से आते हुए देखते हैं। अच्छा, ये जो आंकड़े होते हैं ये समय समय बदलते रहते हैं, तो आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर जो आंकड़े दिए गए हैं वही हम रख रहे हैं आपके सामने, वही आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि भारत में सबसे ज्यादा जो लोहा हमें प्राप्त हो रहा है वो कहाँ से मिल रहा है हमें, वो मिल रहा है हमें कर्नाटक राज्य से, है ना, 26%। फिर उड़ीसा से दिखता है 25%, छत्तीसगढ़ से हमें दिखता है 19%, गोवा से 17%, झारखंड से 12% और फिर अलग अलग इलाकों से 1% हमें दिख रहा है। तो भारत में सबसे ज्यादा लौह या फिर लौह अयस्क का जो उत्पादन हो रहा है वो हमें कहाँ से दिख रहा है दोस्तों, वो हमें कर्नाटक राज्य से होता हुआ दिख रहा है, बेल्लारी चित्रदुर्ग वाले इलाके से। बढ़ते हैं आगे। अब यहां से हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ और जो हमारे खनिज हमें दिखते हैं, है ना। तो अभी तक हमने लौह धातु के खनिज के बारे में पढ़ा। अब धातु के अंदर ही, धात्विक खनिज के अंदर ही एक और प्रकार होता है जिसे हम लोग मैग्नीज कहते हैं। क्या है इसकी पूरी कहानी, इसको एक एक कर हम लोग आपके सामने रख देते हैं। अगर आप लोग देखें कि दोस्तों ये जो हमारा मैग्नीज है ना, इसका प्रयोग मुख्य तौर पर क्या किया जाता है, आपके घर में जो पेंट होता है,
सर जी हम तो पेंट करवाते हैं। कब करवाते हैं? जब आपके घर में दिवाली होती है, ईद होती है, तो घर को सजाया जाता है। ये जो पेंट है ना दोस्तों, पेंट ये किस से बना है भैया जी? ये हमारी मैग्नीज से बना हुआ है। उसी के साथ आप देखते हैं कि आप अपने कपड़ों को धोने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, वो ब्लीचिंग पाउडर मैग्नीज से ही बना है। उसी के साथ जब फसल उगाई जाती है तो जब उसमें कीटनाशक, कीटों को मारने के लिए जो आपको दिखता है कि जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले आपको कीट पतंगे दिखते हैं, उनको मारने के लिए भी हम जो कीटनाशक का प्रयोग करते हैं वो भी मैग्नीशियम से ही बनता है ना। तो मैग्नीशियम कुछ इस प्रकार से आप देखते हैं दोस्तों कि दिखता है ना, मैग्नीशियम कुछ इस प्रकार से दिखता है। और आप देखते हैं कि इसके जरिए हम लोग पेंट बनाते हैं, इसका प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर के अंदर होता है, इसके जरिए हम लोग कीटनाशकों को बनाने वाली दवाइयों को बनाते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा जो हमें मैग्नीज दिखता है वो उड़ीसा राज्य के अंदर दिखता है। तो भारत में सबसे ज्यादा जो हमें मैग्नीज दिख रहा है वो उड़ीसा में है, उसके बाद दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, फिर हमारा कर्नाटका है और फिर दूसरे राज्य आते हैं। तो सीधा सवाल बनता है कि भारत में सबसे ज्यादा मैग्नीज प्रोड्यूस करने वाला इलाका उड़ीसा, 33%। मैग्नीज जो है आपको दिखता है कि ये हमें जमीन के गर्भ से ही प्राप्त होता है, इसके जरिए ब्लीचिंग पाउडर, पेंट वगैरह को बनाया जाता है। बढ़े दोस्तों आगे, चलिए अब एक और प्रकार का हमारा खनिज है। सर जी इसके बारे में तो हम इसे जरूर जानते हैं, है ना। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे हम लोग तांबा कहते हैं। क्या कहा जाता है? इसे तांबा कहा जाता है। और ये जो है दोस्तों, ये जो हमारा तांबा है ये भी एक धात्विक खनिज है। धातु तो है ना, ये आप इसे तोड़ेंगे मोड़ेंगे तो आपको क्या दिखता है कि ये टूटता फूटता आपको नहीं दिखेगा। ये एक धात्विक खनिज है, इसे हम तांबा कह रहे हैं। अच्छा, जो तांबा है दोस्तों, इसका प्रयोग अलग अलग जगहों पर आप लोग होता हुआ देखते हैं। तांबा कुछ जब जमीन से निकलता है तो कुछ इस रूप में होता है, देख रहे हैं आप। और इस अजीब से शेप वाले तांबे को अलग अलग चीजों में प्रयोग किया जाता है। तांबे के बर्तन, भैया तांबे के बर्तन में पानी पिया करो, बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे आप देखते हैं कि हमारी प्राचीन सभ्यता के अंदर, आयुर्वेद के अंदर बताया गया है कि तांबे के बर्तनों में पानी पिया करो। क्या आपके घर के अंदर तांबे के बर्तन हैं या फिर आपके बड़े बुजुर्ग तांबे के बर्तनों का प्रयोग करते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि बॉडी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है ना। तो जो तांबा है दोस्तों, ये आपको दिखता है कि मुख्य तौर पर भारत में पाया जाता है। और आप देखते हैं कि भारत में, और इसका प्रयोग हम लोग अलग अलग जगह पर करते हैं। ये जो आपके घर के अंदर बिजली के तार है ना, इन बिजली के तारों के अंदर आप देखें तो इसके अंदर आपको तांबे की वायरिंग दिखती है, तांबा ही है इसके अंदर अगर आप देखें। और उसी के साथ तांबे के बर्तन बनाए जाते हैं। तांबे के अंदर आप लोग देखते हैं कि इनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में होता है, रसायन उद्योग के अंदर केमिकल्स को बनाने में तांबे का प्रयोग किया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा जो हमारा तांबा है वो मध्य प्रदेश के बालाघाट से निकलता है। तो भारत में सबसे ज्यादा जो तांबा है 52%, 52% अकेले एमपी से आ रहा है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें दोस्तों तो मुख्य तौर पर उसके बाद फिर हमारा दूसरा राज्य जो है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राजस्थान। तो राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है तांबे के उत्पादन में। राजस्थान से हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों, 48% तांबा निकलता है। और मध्य प्रदेश है ना, ये जो हमारा एमपी है, यहाँ से 52% हम लोग देखते हैं कि तांबे की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है भारत में तांबे के उत्पादन में। और उसी के साथ हम लोग देख रहे हैं कि एमपी पहले नंबर पर हमें आता हुआ दिख रहा है। बढ़ते हैं आगे, एक और धातु की तरफ आप सभी को लेके चलेंगे दोस्तों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग एल्यूमिनियम या फिर बॉक्साइट के नाम से पुकारते हैं। और ये भी एक धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज का मतलब क्या हुआ भैया? ये भी धातु है ना, ठोस होती है ये भी। चलिए एक एक कर आपका ये जो एल्यूमिनियम है या फिर उसी के साथ जो आपका बॉक्साइट है, इसकी कहानी को देखें। आपके जो ये एल्यूमिनियम होता है दोस्तों, एल्यूमिनियम जो है ना, आप क्या देखते हैं कि इसका प्रयोग बहुत सारी चीजों में हाल के समय में किया जाता है। ये ना लोहे की तरह ही क्या होता है दोस्तों, ये ना लोहे की तरह ही बहुत ही मजबूत होता है ना, लोहे की तरह ही ये बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन एक बात है, लोहे का वजन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये हल्का होता है। ये हल्का होकर भी मजबूत है। लोहे के अंदर हमें मजबूती दिखती है, लेकिन उसका वजन हमें ज्यादा दिखता है। ठीक है, तो लोहे की तरह ही ये मजबूत होता है, अपितु ये थोड़ा वजन में हल्का होता है। और एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है, एल्यूमिनियम के अयस्क को, एल्यूमिनियम की जो अशुद्धि होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉक्साइट के नाम से पुकारते हैं। तो ये हमारा एल्यूमिनियम हुआ और इसी से हमें बॉक्साइट निकलता हुआ दिखता है। आपके घर में आप लोग देखें कि अलग अलग जगहों पर एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं। एल्यूमिनियम, आपकी जो लैपटॉप की स्क्रीन होती है, एप्पल लैपटॉप देखा ना, उसके बाहर का जो आवरण है वो भी एल्यूमिनियम का आपको दिखता है। एल्यूमिनियम की कुंडियां होती हैं, एल्यूमिनियम के अलग अलग चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, दरवाजे बनाए जाते हैं, है ना। तो एल्यूमिनियम मजबूत होता है। प्लेन के अंदर भी आप देखते हैं कि एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग देखते हैं कि इसका प्रयोग किया जाता है। और एल्यूमिनियम का जो अशुद्धियां होती हैं उसको हम लोग बॉक्साइट कहते हैं। कुछ इस प्रकार से एल्यूमिनियम दिखने में होता है। इसका प्रयोग अलग अलग जगहों पर हम लोग करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों। यहां से अब हम लोग आप सभी को बताएंगे किसके बारे में, यहां से हम लोग बॉक्साइट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बॉक्साइट जो है वो हमें एल्यूमिनियम से प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। ठीक है,
चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो हमारा बॉक्साइट है कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है। और बॉक्साइट जो है वो मुख्य तौर पर हमें कहाँ दिखता है? बॉक्साइट जो है सबसे पहले अगर आप लोग देखें कि जो हमारी अमरकंटक का पठार है ना, यानी कि जो हमारा आपको क्या दिखता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का जो इलाका है, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि अमरकंटक के पठारी इलाकों में और बिलासपुर में, है ना, छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर इलाका है, यहाँ पर हमें क्या दिख जाता है? हमें बॉक्साइट भारत के अंदर दिखता है। कुछ इस प्रकार से ये आपको बॉक्साइट दिखता है। और बॉक्साइट का जो मुख्य उत्पादन है वो हमें कहाँ पर दिख जाता है? वो उड़ीसा के अंतर्गत भी होता हुआ दिखता है। और उड़ीसा में बॉक्साइट के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो भारत में मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ और उड़ीसा हुआ। यहाँ पर तीनों क्षेत्रों में हमें बॉक्साइट का उत्पादन होते हुए दिखता है। भारत में सबसे ज्यादा जो उत्पादन हो रहा है बॉक्साइट का वो अकेले उड़ीसा में हो रहा है। 45% उत्पादन अकेले उड़ीसा से ही किसका होता है दोस्तों? बॉक्साइट का होता है। और बॉक्साइट का प्रयोग अलग अलग चीजों में वस्तुओं को बनाने हेतु किया जाता है। ठीक है, तो अब तक ये हमारे कुछ खनिज रहे, इनकी विशेषताओं के बारे में जाना, इनसे क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं, ये कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनको हमने देखा। अब यहाँ पर हम लोग आप सभी को लेके चल रहे हैं, अब हमारे अधात्विक खनिज आएंगे। अधात्विक खनिज का मतलब ऐसे खनिज जो ठोस नहीं है, जो धातु के रूप में नहीं है, अगर आप इनको तोड़ना चाहेंगे तो ये टूट जाएंगे। इन्हीं में से एक कहलाता है दोस्तों अभ्रक। क्या है दोस्तों? अभ्रक। नाम से ही क्लियर है, अगर आप लोग देखें इसे क्या कहा जाता है? अभ्रक। ये जो अभ्रक है ना दोस्तों, इसकी बड़ी अजीब सी विशेषता होती है। ये बहुत महीन होता है। महीन का मतलब ये बहुत पतला होता है। आप क्या कर सकते हैं कि अभ्रक जो है ये एक ऐसा खनिज है कि मुख्य तौर पर आप इसकी कई हजार परतें लपेट सकते हैं। अगर आप देखें इसकी बहुत सारी परतें एक साथ क्या है दोस्तों कि आपको इकट्ठी दिख जाती हैं। कुछ इस प्रकार से हमारा ये अभ्रक होता है। और आप देखिए कि कुछ ही सेंटीमीटर के अंदर हम लोग अभ्रक की हजारों प्लेटें लगा सकते हैं, यानी कि इसको फोल्ड कर सकते हैं, इसकी तय लगा सकते हैं अभ्रक की। और आपको कैसा दिखता है दोस्तों कि एक अधात्विक खनिज है, तोड़ेंगे मोड़ेंगे शेप बदलेंगे तो बदल जाती है, आपको दिख रहा है। अभ्रक जो है इसका प्रयोग अलग अलग जगहों पर होता है। जैसे आप लोग क्या देखते हैं कि जो हाई वोल्टेज के आपके तार होते हैं, है ना, रेजिस्टेंस जो होता है, बिजली के तारों के अंदर रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए मुख्य तौर पर क्या किया जाता है? अभ्रक का प्रयोग किया जाता है ना। ऊर्जा जनरेट करने के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए हम लोग अभ्रक का प्रयोग करते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, आप देखते हैं कि आपके घर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होंगे, वहां पर भी अभ्रक का प्रयोग मुख्य तौर पर किया जाता है। तो अभ्रक एक हमारा क्या है दोस्तों? अधात्विक खनिज हमें दिख रहा है। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने आप सभी के साथ खनिज क्या है, खनिज कहाँ कहाँ पर हमें मिलते हैं, उनके बारे में आप सभी के साथ बहुत अच्छे तरीके से देखा। ठीक है, अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि दोस्तों ये जो हमारा अभ्रक है, जैसा मैंने आपको बताया कि मुख्य तौर पर ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, वहाँ पर जो अलग अलग प्रकार के सामान बनाने वाली कंपनियां होती हैं उनमें हमें दिख जाता है। जैसे रेफ्रिजरेटर हुआ, एसी हुआ, उनके अंदर अलग अलग जो सामान बनाने वाली कंपनियां होती हैं बिजली के, वो अभ्रक का प्रयोग करती हैं। अभ्रक जो है दोस्तों वो मुख्य तौर पर आपको कहाँ दिख रहा है कि झारखंड का जो क्षेत्र है, झारखंड का जो क्षेत्र है, और उसी के साथ आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें झारखंड के अंदर हमें अभ्रक की उपस्थिति दिखती है। और अभ्रक का उत्पादन राजस्थान में भी किया जाता है। राजस्थान के अंदर अगर आप लोग देखें यहाँ पर भी अभ्रक का उत्पादन होता है, अजमेर में, है ना। और उसी के साथ साथ अगर आप लोग देखें कि जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ के नेल्लोर इलाके में भी अभ्रक का उत्पादन होता है। ठीक है, तो अभ्रक एक हमारा आपको अधात्विक खनिज दिखता है, बहुत ही महीन होता है, पतला होता है, बहुत कम सेंटीमीटर के अंदर अभ्रक की हजारों प्लेटों को लपेटा जा सकता है, तय किया जा सकता है बिजली के उपकरणों में। और उसी के साथ आप देखते हैं कि अलग अलग बिजली के सामानों में इसका प्रयोग किया जाता है। भारत में अभ्रक हमें झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत मिलता है। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ का डिस्कशन करेंगे, पेपर में यहाँ से सवाल बहुत अच्छे तरीके से बनता है। पूछा जाता है कि जो खनन है, खनन का मतलब क्या होता है? खनन का मतलब होता है दोस्तों खुदाई। क्या मतलब होता है दोस्तों? खुदाई। और मुख्य तौर पर जितने भी हमारे खनिज मिलते हैं, इनकी प्राप्ति के लिए अधिकतर हमें खुदाई करनी पड़ती है ना। अब इस खुदाई से क्या दुष्परिणाम होते हैं? जिन इलाकों में खनिजों को प्राप्त करने के लिए खुदाई की जाती है, वहां क्या होता है, उसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, जहां पर खुदाई की जाती है, मुख्य तौर पर इन्हें खान कहा जाता है ना। खाने वाला खान नहीं है, माय नेम इज खान नहीं है। खान का मतलब क्या होता है? ऐसे क्षेत्र जहां से खनिजों को निकाला जाता है, जैसे सोने की खान, लोहे की खान, चांदी की खान, खदान भी जिसे कहा जाता है। तो मुख्य तौर पर ये जो हमारी खदान होती है, जमीन की गहराई में जाकर जब मनुष्य यहाँ पर या फिर मजदूर काम करते हैं, ये बहुत ही घातक एक बिजनेस है ना। क्योंकि भैया जो खनिजों को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, उन्हें मुख्य तौर पर क्या है, दिन रात
बहुत कम रोशनी के अंदर काम करना होता है। ज़मीन की गहराई में आप जा रहे हैं, है ना, वहाँ खुदाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो लाइट होती नहीं है, तो मनुष्य को कृत्रिम लाइट, खुद ही लाइट लगानी पड़ती है। और इसके अंदर हमेशा ये होता है कि जब आप खुदाई करके आगे जा रहे होते हैं तो ये डर बना रहता है कि ये जो छत है ये ढह जाए, ये अचानक से ढह सकती है और मनुष्य इसके अंदर दब सकता है, तो इसका भी खतरा आप देखते हैं कि बना रहता है। और इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि आप खुदाई करने के लिए आगे जाना चाह रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आगे पानी हो, जैसे आप खुदाई करें पानी एकदम से आ जाए और सब लोग इसके अंदर क्या है, बहते हुए दिख जाते हैं या फिर मरते हुए दिख जाते हैं। उसी के साथ देख सकते हैं कि खुदाई हो रही हो तो यहाँ पर नेचुरल गैस भी हो सकती है, और अगर आपकी जो उपकरण है, औजार है, वो उस नेचुरल गैस की चपेट में आए तो ब्लास्ट हो सकता है, तो आग लगने का भी खतरा आपको क्या दिखता है, यहाँ पर काम करने वाले जो मजदूर या फिर श्रमिक होते हैं उनके साथ बना रहता है। उसी के साथ साथ ये जो लोग हुए जो इन खनिजों को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, उनका जीवन बड़ा दुखदायी होता है। बहुत कम लाइट के अंदर उन्हें काम करना होता है। जिन इलाकों के आसपास इस प्रकार की खुदाई होती है वहां पर हमेशा आपको धूल भरी आंधी दिखती ही रहती है ना। और उसी के साथ साथ क्या किया जाता है, जब खुदाई होती है, जब खुदाई हुई, खुदाई के अंदर जो मलबा होता है, मलबा पता है आपको, जो खुदाई हुई, खुदाई के बाद जो कीचड़ निकलती है, उस कीचड़ को क्या कर दिया जाता है, आप देखते हैं कि बहुत से जो खुदाई खनन करने वाले लोग होते हैं वो सड़कों पर ऐसे ही डाल देते हैं। उसे सैलरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, सैलरी का मतलब क्या होगा, कीचड़, आप इसे समझ सकते हैं, है ना। ये जो तरल पदार्थ है एक प्रकार की, जो कीचड़ है, सड़क पे ही डाल दिया जाता है। और ये जो है ये मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि खेतों में डाल दी जाती है, जिससे खेतों को नुकसान हो जाता है। और इन इलाकों के आसपास जहां पर खुदाई होती है, क्योंकि वहां पर धूल का अंबार लगा रहता है, और जब ये लोग जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो अपने कपड़ों को धोते हैं तो वहां पर वो बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं। और इन इलाकों के आसपास रहने वाले लोगों को हमेशा सांस की बीमारी बहुत ज़्यादा होते हुए दिखती है। तो आप देखते हैं कि इन इलाकों के आसपास रहने वाले लोगों को सांस की बीमारी है, इसलिए ज़रूरी है कि वो लोग अगर जो खनन वाले इलाकों में रहते हैं उनको हटाया जाए, उनके जीवन को सुरक्षित किया जाए, सैलरी को सड़कों पे ना फेंका जाए, उचित तौर पर हम इंतज़ाम करें कि बिजली की अच्छी व्यवस्था हो और पूरे इंतज़ाम किए जाएं सेफ्टी के। उसके ज़रिए ही हम लोग ये जो खुदाई की परेशानी होती है उसको ख़त्म कर सकते हैं। अब पेपर में सवाल आता है दोस्तों कि जितने भी हमारे ये खनिज है ना, इन खनिजों का संरक्षण, या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं कि इन खनिजों का बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। कि जैसे आप ज़मीन के गर्भ के अंदर से लोहा देखते हैं, ज़मीन के अंदर से मैग्नीज देख रहे हैं, तांबा देख रहे हैं, ये है कि एक ना एक दिन क्या है दोस्तों कि ये ना कभी ख़त्म हो जाएंगे। ज़मीन से निकलने वाला जो हमारे लोहा हुआ, चांदी हुआ, ये ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक है। तो मुख्य तौर पर आप लोग देखें कि सबसे पहली बात है कि इन खनिजों को बनने में करोड़ों वर्ष लगे हैं। एकदम से तो ये बने नहीं है कि भैया कल बन के तैयार हुए, आज हमने निकाल लिए। करोड़ों वर्षों की लंबी प्रक्रिया और लंबा समय लगा है, जिसके बाद ही ये खनिज प्रयोग रूपी हो पाए हैं। और मनुष्य जो है अगर इनका सही तरीके से प्रयोग नहीं करेगा तो आप देखते हैं कि ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें मुख्य तौर पर इन खनिजों का संतुलित तरीके से प्रयोग करना होगा और इनको बचाना होगा। जितनी आवश्यकता है उतना ही खनिजों को निकाला जाए, उतना ही प्रयोग किया जाए, और बाकी को हम लोग क्या करें, अपनी आने वाली जनरेशन्स को दें। तो खनिजों को इस तरीके से बचाने की ज़रूरत है, वरना मुख्य तौर पर आप देखेंगे कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और आप देखते हैं कि बहुत ही जटिल होगा। क्लियर हुआ? तो अब तक खनिज क्या है, खनिज कहाँ पर मिलते हैं, और उसी के साथ साथ खनिजों के प्रकार, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज को हमने देखा। अब यहाँ से हम लोग आप सभी को लेके जा रहे हैं ऊर्जा खनिजों के बारे में, या फिर ऊर्जा संसाधन के बारे में। ठीक है, ऐसे हमारे खनिज होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है या फिर जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, उनको हम लोग ऊर्जा खनिज कहते हैं। और इन ऊर्जा खनिजों को भी अलग अलग कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है ना। तो ऊर्जा खनिज क्या है दोस्तों, ऊर्जा खनिज जो है ना, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि जो हमारे ऊर्जा खनिज हैं, ऐसे खनिज होते हैं जो मुख्य तौर पर जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, और इनको दो कैटेगरी के अंदर आप लोग देखते हैं कि क्या किया गया है, इनको बांटा गया है। सबसे पहली कैटेगरी क्या कहलाती है, सबसे पहले कहलाती है ऊर्जा के परंपरागत संसाधन। क्या होते हैं ये हम आपको बता देंगे, चिंता मत कीजिए। और दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है दोस्तों, दूसरी कैटेगरी होती है ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन। क्या होता है दोस्तों, गैर परंपरागत संसाधन। ठीक है, एक एक कर इनके बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ऐसे संसाधन जिनसे ऊर्जा मिलती है उनको ऊर्जा संसाधन कहा जाता है, और उनको दो कैटेगरीज में बांटा है, परंपरागत संसाधन और गैर परंपरागत संसाधन। भाई परंपरागत संसाधन वो संसाधन है जिनका प्रयोग मनुष्य लंबे समय से करता आ रहा है ना, और आज के समय में भी इनका प्रयोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से होता है। ऐसे संसाधन जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, और इन संसाधनों का प्रयोग हम काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं, आज के समय में भी इन संसाधनों को बड़े लेवल पर प्रयोग में लाया जाता है, उनको हम लोग ऊर्जा के परंपरागत संसाधन कहते हैं। जैसे
कोयले का प्रयोग धड़ल्ले से किया जाता है बहुत सारी जगहों पे अंदर, बिजली बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों के अंदर आप देखते हैं कि कोयले का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही पेट्रोलियम हुआ या फिर पेट्रोल हुआ, ये भी हमारा परंपरागत संसाधन है, हर एक चीज़ इस संसाधन पर टिकी हुई है। और जो हमारी प्राकृतिक गैस हुई, तो ऊर्जा के संसाधन दो प्रकार के हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत संसाधन वो है जिनका प्रयोग लंबे समय से किया जाता रहा है और आज के समय में भी हम इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी हमारे परंपरागत संसाधन हुए। गैर परंपरागत संसाधन ऊर्जा के वो संसाधन होते हैं भैया, इनका प्रयोग हमने हाल फिलहाल में ही करना सीखा है। ऐसे हमारे ऊर्जा के संसाधन जिनका आविष्कार मनुष्य ने कुछ ही सालों में किया है, इन संसाधनों को हम लोग ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन कहते हैं। जैसे सूरज की रोशनी से बिजली बनाना। दोस्तों, सूरज की रोशनी से बिजली बनाना, ये मनुष्य ने लगभग आपको दिखता है कि 50-60 साल के अंदर ही इस प्रकार की एनर्जी को प्रयोग में लाए हैं। उसी के साथ हवा से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, पवन ऊर्जा का प्रयोग करना, बिजली बनाना, परमाणु के जरिए हम लोग बिजली बनाते हैं। तो ये हमारी गैर परंपरागत संसाधन रहे। ऐसे संसाधन जो हमें ऊर्जा देते हैं और इन संसाधनों को हमने मुख्य तौर पर हाल फिलहाल में ही आविष्कृत किया है, इनको हम लोग गैर परंपरागत संसाधन के ऊर्जा वाले स्रोत कहते हैं। सौर ऊर्जा हुई, पवन ऊर्जा हुई, आणविक ऊर्जा हुई, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, गैर परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं, जहाँ पर हमारे गांव के लोग रहते हैं, जहाँ पर हमारे गांव के भाई लोग रहते हैं, वो मुख्य तौर पर क्या करते हैं, एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए लकड़ी को जलाते हैं या फिर अलग अलग चीज़ों को प्रयोग में लाते हैं, है ना। अगर आप लोग देखें तो एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है कि भारत में आज के समय में भी जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर जब हमें क्या करना होता है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, खाना पकाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, बिजली की आवश्यकता होती है या फिर और चीज़ों के लिए मुख्य तौर पर वहाँ पर बिजली पहुँच ही नहीं ज़्यादा मात्रा जगहों पर, तो वहाँ पर जलाकर ही चीज़ों को प्रयोग में लाया जाता है। और 70% जो हमारे गाँव के लोग हैं, वहाँ पर क्या है दोस्तों, जलाव का प्रयोग किया। जलाव का मतलब क्या है कि ये छोटी छोटी जो लकड़ियाँ होती हैं, जो गाँव के आसपास, पेड़ों के आसपास हमें दिखती हैं, उनको जलाकर लोग ऊर्जा को प्राप्त करते हैं या फिर उपलों का प्रयोग किया जाता है ना। तो जंगलों को तेज़ी से काटा जाता है, जंगलों की लकड़ियों को तेज़ी से काटा जाता है और उसके ज़रिए क्या किया जाता है, आप देखते हैं कि खाना वाना बनाया जाता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है ना। और इसके ज़रिए हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, लकड़ियों को प्राप्त करने के लिए हम लोग जो जंगल है उसको बड़े स्तर पर आपको दिखता है कि समाप्त करते हुए देखते हैं। तो ग्रामीण इलाकों में आज के समय में भी 70% जो ऊर्जा की पूर्ति है वो हमें या तो उपलों से या फिर जलावन से होते हुए दिख रही है ना। उसी के साथ आप लोग देखते हैं कि लेकिन जब हम ये पेड़ को जलाते हैं ना, वो सही तरीका नहीं है। कि हम क्या कर रहे हैं कि पेड़ को काट रहे हैं और पेड़ की लकड़ियों को काटकर अपनी ऊर्जा की प्राप्ति कर रहे हैं। इससे पेड़ खत्म हो रहे हैं, तो ये पर्यावरण के लिए सही नहीं है। इसके बदले हमें क्या करना चाहिए, जो गोबर होता है ना, गोबर को मुख्य तौर पर क्या है, उपले के तौर पर प्रयोग में करना चाहिए। तो अधिकतर कुछ इस प्रकार से आप देखते हैं दोस्तों कि ये उपले हमें दिखते हैं और इन उपलों को जलाकर क्या किया जा सकता है, ये जल जाते हैं अच्छे तरीके से, लंबे समय तक जलते हैं। तो मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि इसका प्रयोग होता हुआ दिख रहा है ना। लेकिन ये भी आपको क्या दिखता है, पर्यावरण के लिए उचित नहीं है। तो चाहे जलावन हो या फिर उपले हो, ये दोनों ही मुख्य तौर पर हानिकारक है। इनके बदले हमें किसी और चीज़ पर बढ़ना चाहिए। वो क्या है उसको हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो गाँव के परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं कि या तो लोग लकड़ियों को जला रहे हैं या फिर उपलों को, दोनों ही कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए सही नहीं है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में अपना योगदान देते हैं। चलिए, अभी तक हमने आपके साथ ऊर्जा संसाधन के बारे में देखा और हमने ऊर्जा संसाधन के दो स्रोतों को देखा। गैर अपने जो परंपरागत संसाधन थे उनका डिस्कशन किया और गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन को पढ़ा। अब एक एक कर आपके साथ इसकी विशेषताओं को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, कोयला। कोयला क्या है, आप सभी को पता है कि कोयला हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है और इससे हमें क्या मिलती है, इससे हमें ऊर्जा मिलती है ना। जब हम लोग क्या करते हैं, कोयले को जलाते हैं, भाई आ जाओ, आ गए तो जब हमारा कोयला जलता है तो इससे एनर्जी निकलती है और इस एनर्जी का प्रयोग अलग अलग चीज़ पर किया जाता है। भैया जी गर्मी ले लें थोड़ी सी, है ना। आप क्या देखते हैं कि दोस्तों कि जब हम लोग कोयला से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है या फिर एनर्जी प्राप्त होती है और इसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को प्राप्त करते हैं, है ना। तो ये एक प्राकृतिक संसाधन है, कोयले को मनुष्य ने तो नहीं बनाया, ये हमारा ऊर्जा वाला संसाधन है और एक प्राकृतिक संसाधन है। आप देखते हैं कि भारत में जो कोयला है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें दिखता है ना। और कोयला का प्रयोग बिजली बनाने के लिए और दूसरी चीज़ की जो घरेलू चीज़ें होती हैं उसमें बड़े स्तर पर किया जाता है। तो कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है, ये ऊर्जा वाला संसाधन है, ऊर्जा का परंपरागत संसाधन है, बहुत लंबे समय से इसका प्रयोग हो रहा है। आप देखते हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें कोयला दिखता है और इसके ज़रिए हम ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं और बिजली बनाने के लिए और ज़रूरतों के लिए हम लोग अपने कोयले को प्रयोग में लाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि जो हमारा प्यारा भारत है,
यहाँ पर अगर आप लोग देखें दोस्तों कि जो भारत है ना, यहाँ पर बिजनेस के एतबार से या फिर बिजनेस के संदर्भ में, व्यापार के संदर्भ में कोयला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर बिजली की ज़रूरत होती है, बिजली कोयले से बन रही है। अलग अलग घरों के अंदर, कारखानों के अंदर हमें बिजली पहुंचानी होती है, वो कोयले से बन रही है। पुराने समय के अंदर हम देखते थे कि जो हमारे ईंधन थे, जो आप देखते कि गाड़ियां थी, रेलगाड़ियां थी, वो भी कोयले से चलती थी। तो कोयले व्यापार के अंदर, फैक्ट्री को निर्मित करने में, बिजली बनाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। और आप देखिए कि कोयला जो है ना दोस्तों, वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें ज़मीन की गहराई में मिलता है। क्या हो जाता है? वो हमें ज़मीन की गहराई में मिलता है, खुदाई की जाती है, खदानों से निकाला जाता है। तो जो कोयला जितना ज़्यादा गहराई से निकाला जाता है, वो कोयला उतना ज़्यादा क्या माना जाता है? बेहतर माना जाता है। ठीक है, तो मुख्य तौर पर हम लोग देखें तो जो हमारे कोयला होता है वो ज़मीन की गहराई से निकाला जाता है, और जितनी गहराई से जो कोयला निकलता है वो उतना बेहतर होता है। हमने मुख्य तौर पर क्या किया है? मनुष्य ने कोयले को 4 कैटेगरीज के अंदर बांट दिया है। इनको कहा जाता है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथेसाइट। एक एक कर इनका डिस्कशन करते हैं। हमारे पास 4 प्रकार के हमारे कोयले हैं। पीट, उसी के साथ लिग्नाइट, उसी के साथ हमें दिखता है बिटुमिनस और एंथेसाइट। एक एक कर इनकी विशेषताओं को देखते हैं। तो मुख्य तौर पर हमें पता है कि जो कोयला है वो ज़मीन की गहराई से निकलता है। तो जब हम लोग क्या करते हैं? ज़मीन की गहराई से कोयले को निकालते हैं, और हमने थोड़ा बहुत ही खोदा। हमने क्या किया दोस्तों? बहुत कम खुदाई करी, और बहुत कम खुदाई पर ही जो जो हमें कोयला मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग पीट कोयले के नाम से पुकारते हैं। ये जो पीट वाला कोयले का प्रकार होता है, ये क्या है दोस्तों? ये बहुत कम खुदाई पर ही मिल जाता है, जमीन की ऊपरी सतह पर ही मिल जाता है, और ये सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है। पीट जो है दोस्तों, ये सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला माना जाता है, क्योंकि इसमें पानी की उपस्थिति होती है। आप जलाओगे, बहुत देर में जलेगा और उतनी ही जल्दी ये खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो एक अच्छी क्वालिटी का कोयला ये नहीं होता है। दूसरा, हमारा जो कोयले का प्रकार है, इसको हम लोग लिग्नाइट कोयला कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? लिग्नाइट कोयला कहा जाता है। ये भी एक निम्न क्वालिटी का कोयला है, ये भी, इसकी क्वालिटी भी बेकार होती है। लिग्नाइट जो है ये भी बेकार कोयला होता है। सबसे बेकार तो पीट है, उससे थोड़ा बेहतर जो होता है वो हमारा लिग्नाइट कोयला होता है। लिग्नाइट ना दोस्तों बहुत ही मुलायम होता है। अगर आप इसकी शेप को बदलना चाहें, मोड़ना चाहें, तो आप देखते हैं कि लिग्नाइट को मोड़ा जा सकता है, और इसके अंदर भी नमी यानी कि पानी की उपस्थिति होती है। जलाएंगे, जलाने में समय लगता है, और जल जाता है तो फिर बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। तो ये अच्छा कोयला नहीं है। भारत के अंदर जो हमारा लिग्नाइट है वो हमें तमिलनाडु राज्य के अंदर दिखता है, और बिजली बनाने के लिए आप देखते हैं कि लिग्नाइट कोयले का प्रयोग किया जाता है। तो अब तक 2 कोयलों के बारे में पढ़ा। पीट सबसे बेकार कोयला है, इसके अंदर पानी की उपस्थिति होती है, जमीन के ऊपरी में ही हमें मिल जाता है, ज्यादा गहराई की जरूरत नहीं होती। लिग्नाइट एक मुलायम कोयला है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसको जमीन के गर्भ से प्राप्त करते हैं। भारत में तमिलनाडु राज्य के अंदर हमें इसकी उपस्थिति दिखती है, और इसके जरिए हम लोग बिजली बनाते हैं। ठीक है, अब हमारा एक और प्रकार का कोयला है दोस्तों। हमने क्या किया? आपके साथ पीट और लिग्नाइट कोयले को देखा। तीसरे प्रकार का जो हमारा कोयला होता है, देखो एकदम काला है ना, एकदम कलूटा हमारा ये जो काला कलूटा कोयला है, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम लोग कहते हैं बिटुमिनस कोयला। क्या कहा जाता है? बिटुमिनस कोयला। अच्छा, ये जो बिटुमिनस कोयला होता है दोस्तों, आप देखते हैं कि ये ज़्यादा गहराई में हमें मिलता है। इसको प्राप्त करने के लिए ज़्यादा खुदाई करनी पड़ती है, ज़्यादा गहराई में जाना पड़ता है। और ये जो बिटुमिनस कोयला होता है, इसके अंदर आप लोग देखते हैं कि ये अच्छे तापमान पर मिलता है, यानी ये इसमें ना पानी नहीं होता, इसमें नमी नहीं होती। आप इसे जलाएंगे तो फटाक से जल जाता है, और बहुत लंबे समय तक ये जलता है। इससे ज़्यादा एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और बिटुमिनस कोयला क्या है दोस्तों? कि बिजनेस के लिए जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, वो इस कोयले को बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग करती हैं। और लोहे को पिघलाने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है, उसके अंदर भी बिटुमिनस कोयले का ही प्रयोग किया जाता है। तो भारत के अंदर ये तीसरे प्रकार का कोयला हमें दिखता है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? बिटुमिनस कोयला कहते हैं। एक ठोस कोयला है, अधिक गहराई में मिलता है, एक अच्छा कोयला है। फैक्ट्रीज के अंदर इस कोयले का प्रयोग होता है, लोहे को पिघलाने में इस कोयले का प्रयोग किया जाता है। चौथा और आखिरी प्रकार का जो हमारा कोयला होता है, इसे कहा जाता है एंथेसाइट। अरे भैया एंथेसाइट आ जाओ, एंथेसाइट आ गए। तो कुछ इस प्रकार का कोयला जो होता है दोस्तों, इसे हम लोग एंथेसाइट कोयला कहते हैं। ये सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला होता है। सबसे बेहतरीन जो कोयला है वो है हमारा एंथेसाइट कोयला, है ना। आप देखते हैं कि ये जो एंथेसाइट कोयला है, ये सबसे अच्छे प्रकार का कोयला माना जाता है। बहुत ज़्यादा कठोर होता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर आप देखते हैं कि कोल की मात्रा होती है, बहुत कठोर होता है। आप इसे जलाएंगे तो एकदम से जलता है ना, फटक से आंख पकड़ता है, और बहुत लंबे समय तक जलता रहता है। बहुत ज़्यादा इससे ऊर्जा निकलती है। और आप देखते हैं कि कोयला जो होता है, जब ये प्रयोग में लाया जाता है तो उसके बाद ये राख बन जाता है, और उसका वजन इसका भारी हो जाता, हल्का हो जाता है ना। ये तो आपको पता ही, जब जिस भी कोयले को जलाओगे, जब वो जल जाएगा, जलने के बाद समाप्त हो जाएगा, तो फिर वो राख में परिवर्तित हो जाता है। सबसे बेहतरीन प्रकार का जो हमारा कोयला है वो है हमारा एंथेसाइट।
मुख्य तौर पर ज्यादातर फैक्ट्रीज के अंदर बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। एंथ्रासाइट का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि एंथ्रासाइट कम मिलता है ना, ये आसानी से प्राप्त नहीं होता, इसकी गहराई में बहुत ज्यादा हमें जाना पड़ता है। अब सवाल आपके पेपर में आता है, जैसे हमने लोहे के अलग अलग स्वरूपों को देखा कि हमें लोहा कहाँ कहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिखता है। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे किस चीज़ का दोस्तों? यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मुख्य तौर पर ये जो कोयला है, भारत में कोयला कहाँ पर पाया जाता है, कोयले के कौन कौन से हमारे प्रमुख क्षेत्र हैं, उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो भारत के अंदर अगर आप लोग देखें तो जो कोयला है वो मुख्य तौर पर हमें दो क्षेत्रों में बंटता हुआ दिखता है। दो प्रकार की जो हमारी चट्टानें हैं वो हमें दिख जाता है। सबसे पहला कोयला जो हमें दिखता है उसे कहा जाता है गोंडवाना कोयला। भारत के अंदर कोयले के चार प्रकार हमने देखे। ये किन जगहों से मिलता है? उनको दो जगह है मुख्य तौर पर। सबसे पहली जगह है गोंडवाना जगह। अब ये गोंडवाना जगह क्या है भैया? गोंडवाना जो है वो मुख्य तौर पर आपको क्या दिखता है दोस्तों? मैं आपको चित्र के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आज हम लोग देखें तो जो दुनिया है कुछ इस प्रकार से हमें दिखती है क्या? नहीं मेरे दोस्त, ये जो मानचित्र मैंने आपके सामने रखा है, ये जो मैप मैंने आपके सामने रखा है, ये आज से लगभग आपको 20 करोड़ साल पहले का दिख रहा है। 20 करोड़ साल पहले जो दुनिया थी वो कुछ इस तरीके से दिखा करती थी। दुनिया में सिर्फ 2 ही महाद्वीप हुआ करते थे। आज तो 7 महाद्वीप दिख जाते हैं हमें। एशिया है, अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अटलांटिक, ऑस्ट्रेलिया है ना, हमें दिखता है। एशिया, यूरोप, ये सभी महाद्वीप हमें दिखते हैं। लेकिन 20 करोड़ साल पहले हमें सिर्फ 2 ही महाद्वीप दिख रहे थे। एक को कहा जाता था दोस्तों लॉरेशिया और दूसरे को कहा जाता था गोंडवाना। और जो हमारा प्यारा भारत था वो आपको गोंडवाना का भाग दिखता है। भारत जो था वो कहाँ था दोस्तों? भारत जो था हमारा वो मुख्य तौर पर आपको कहाँ दिखता है? गोंडवाना नामक क्षेत्र में दिखता है। ये देखो, ये दक्षिण भारत है, ये छोटा सा श्रीलंका भी आपको दिख रहा है। तो जो भारत था वो गोंडवाना नामक इलाके में हुआ करता था। और इसी क्षेत्र के अंदर आप लोग क्या देखते हैं? इसी क्षेत्र के अंदर जो कोयला निर्मित हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी क्षेत्र के अंदर जो कोयला निर्मित हुआ है उसे हम लोग गोंडवाना कोयला के नाम से पुकारते हैं। तो भारत में जो कोयला हमें दिख रहा है वो सबसे पहली जो कैटेगरी कोयले की दिख रही है उसे हमने गोंडवाना कोयला कहा। इसका निर्माण लगभग 20 करोड़ साल पहले हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 20 करोड़ साल पहले आप देखते हैं कि हुआ था। फिर भारत में हमें आप देखते हैं कि दूसरे प्रकार के भी कुछ ऐसे इलाके हैं जो उसके बाद के समय में जहां पर कोयला बना है, और उनको क्या कहा जाता है? उनको टर्शरी निक्षेप के कोयले कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि शुरुआती समय में जब गोंडवाना इलाका था, भारत यहाँ पर हुआ करता था, उसके बाद भारत फिर पहुँचता है कहाँ पर? आप देखते हैं कि पूर्व दिशा की ओर प्लेटों के बदलने से। तो इस समय तक दुनिया में जान तो थी नहीं, लोग जिंदा थे नहीं, जानवर थे नहीं। लेकिन उसके बाद के समय में हम लोग देखें कि लगभग 5 करोड़ साल बाद, है ना, 5 करोड़ साल बाद आप लोग क्या देखते हैं कि दोस्तों आज के समय से लगभग 5 करोड़ साल बाद पृथ्वी के ऊपर जीवन आने लगा। भिन्न भिन्न प्रकार के विचित्र विचित्र जानवर आने लगे। और इस समय के अंदर जब जमीन के गर्भ में कोयला बनने लगा तो उसे हमने टर्शरी कोयले के नाम से पुकारा, ठीक है। तो भारत के अंदर हमें जो कोयला है वो 2 चट्टानों में या फिर 2 भागों में दिखता है। एक को गोंडवाना कोयला कहते हैं जो गोंडवाना क्षेत्र से संबंधित था, जो लगभग 20 करोड़ साल पुराना है। दूसरा हमारा टर्शरी निक्षेप वाले कोयले हैं जो 5 करोड़ साल पुराने हैं। अच्छा, आज के समय में अब ये तो समझ लेते हैं कि गोंडवाना कोयला है, कोयले के इलाके हुए, और टर्शरी क्षेत्र के इलाके हुए। आज के टाइम पर गोंडवाना क्षेत्र में कौन कौन से हमारे इलाके हैं और टर्शरी क्षेत्र में कौन कौन से इलाके आते हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि जो हमारा गोंडवाना क्षेत्र है, आज के समय में हमारा जो गोंडवाना क्षेत्र है वो कौन सा है दोस्तों? कि जो हमारा झारखंड का इलाका हुआ, हमारा झारखंड का इलाका हुआ, उड़ीसा का इलाका हुआ, वेस्ट बंगाल का इलाका हुआ, ये जो सारे क्षेत्र हैं ये सारे कहाँ के क्षेत्र हैं? ये सारे हमारे गोंडवाना कोयला के क्षेत्र हैं, है ना। और ये मुख्य तौर पर हमें गोदावरी नदी, महानदी, इन क्षेत्रों के आसपास बने हुए हमें कोयला दिखते हैं, ठीक है। तो गोंडवाना जो कोयला क्षेत्र है ये हमें दामोदर नदी के आसपास, जो हमें कहाँ दिखती है? झारखंड और उसी के साथ पश्चिम बंगाल के आसपास का जो क्षेत्र है, उड़ीसा के जो आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर जो पाया जाने वाला कोयला है उसे गोंडवाना कोयला के नाम से पुकारा जाता है। और यहाँ पर झाड़िया, रानीगंज, यहाँ से बोकारो, यहाँ से हमें इस प्रकार के कोयले की प्राप्ति होती है, जो लगभग कितने साल पुराना है? गोंडवाना कोयला 20 करोड़ साल पुराना है, याद रखिएगा, है ना, 20 करोड़। और 5 करोड़ साल पुराना जो हमारा कोयला है ये हमारा टर्शरी कोयला है। और आज के समय में जो हमारा टर्शरी इलाका है वो मेघालय में मिजोरम, तो जो हमारे पूर्व उत्तर के इलाके हैं यहाँ पर, तो इधर का जो हमारा यहाँ पर जो हमें कोयला मिलता है उसे हम लोग टर्शरी निक्षेप वाले कोयले कहते हैं, जो 5 करोड़ साल पुराने हैं। और इधर के जो क्षेत्र में हमें कोयला मिल रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं? गोंडवाना क्षेत्र वाले इलाके कहते हैं। तो जो हमारा अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर वाले क्षेत्र हुए, वहां पे जो कोयला निकलता है उसे टर्शरी कोयले के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो कोयला क्या है? भारत में कोयले के कितने प्रकार हैं और भारत में कोयला किन 2 क्षेत्रों में हमें दिखता है और इनको किन नामों से पुकारा जाता है उसको हमने डिस्कस किया।
भारत के अंदर हम क्या देखते हैं दोस्तों कि हमें पेट्रोलियम भी दिखता है। पेट्रोलियम जो है वो भी एक ऊर्जा का अच्छा संसाधन है, इससे भी एनर्जी बनती है और इस एनर्जी का प्रयोग अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें कि भारत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्ति के लिए हम लोग कोयले का प्रयोग करते हैं, और कोयले के बाद अगर किसी अलग ऊर्जा संसाधन का प्रयोग होता है तो वो पेट्रोलियम का है ना। पेट्रोलियम मुख्य तौर पर क्या है, जमीन से जब हम निकालते हैं ना तो उसे पेट्रोलियम कहते हैं, अशुद्ध रूप को, इसको शुद्ध कर पेट्रोल बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि हम जमीन की गहराई से निकालते हैं इसको और उसके बाद फिर इसको शुद्ध किया जाता है, प्रयोग रूपी बनाया जाता है, इसी को हम लोग पेट्रोलियम के नाम से पुकारते हैं। अंग्रेजी में से क्रूड ऑयल कहा जाता है जब यह शुद्ध रूप में होता है। इसका प्रयोग क्या होता है दोस्तों, आप देखते हैं कि प्लास्टिक बनाने में, उसी के साथ टेक्सटाइल कपड़े बनाने में, फार्मास्यूटिकल्स दवाइयाँ बनाने में, गाड़ियों को आप देखते हैं कि चलाने में इस प्रकार के इस हमारा जो ये खनिज है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कोयले के बाद जिस ऊर्जा खनिज का सबसे ज़्यादा प्रयोग भारत में होता है उसे पेट्रोलियम कहा जाता है। पेट्रोलियम जो है वो मुख्य तौर पर प्लास्टिक्स को बनाने में, उसी के साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि टेक्सटाइल कपड़े को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, भारत में मुख्य तौर पर ये जो हमारा पेट्रोलियम है ये हमें मिलता कहाँ पर है ना। तो ये पेट्रोलियम की उपस्थिति कहाँ पर है, इसको एक एक कर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखते हैं कि भारत के अंदर जो हमारा ये पेट्रोलियम है ये मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि जो टर्शियरी की चट्टानें हैं उसी से अलग होकर बनता है ना। तो टर्शियरी चट्टानों से अलग हुआ हमारा ये हमें क्या दिखता है दोस्तों कि ये हमारा पेट्रोलियम हमें दिखता है, और इसके अंदर हमें चूना पत्थर की भी उपस्थिति दिख जाती है। भारत के अंदर जो पाया जाने वाला पेट्रोलियम है उसके अंदर चूना पत्थर और बलुआ पत्थर जो होता है, जो लाल रंग की पत्थर आपको दिखते हैं, उसकी उपस्थिति भी दिख जाती है। और मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि इसको शुद्ध रूप में बदलकर शुद्ध कर फिर क्या किया जाता है, बाद में प्रयोग रूपी लाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम कहाँ से निकल रहा है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से हमारा सवाल बनता है, एक एक कर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों तैयार हो जाइए। तो अगर हम लोग इसको मानचित्र के जरिए से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आप देख पा रहे हैं तो भारत में ये इलाके हैं, है ना। कौन कौन से इलाके हैं दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि एक तो है हमारा गुजरात का क्षेत्र, उसी के साथ आप देख पा रहे हैं कि असम का क्षेत्र हुआ, उसी के साथ आप देख रहे हैं कि बम्बई है ना, समुद्र का जो किनारा है, बम्बई से महाराष्ट्र से थोड़ा बम्बई है, अरब सागर के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर 3 इलाकों में हम लोग क्या देखते हैं कि हमें भारत में पेट्रोलियम दिखता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा अगर आपको पेट्रोलियम दिख रहा है तो वो कहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा अगर आपको पेट्रोलियम दिख रहा है तो वो आपको बम्बई हाई में दिखता है। ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो आपको ये क्षेत्र दिख रहा है बम्बई हाई है ना, महाराष्ट्र के पास। तो भारत का लगभग 63% जो आप देख रहे हैं कि पेट्रोलियम है वो हमें बम्बई हाई से निकलता हुआ दिखता है। उसके बाद 18% जो हमारा पेट्रोलियम है वो हम कहाँ से देखते हैं, 18% पेट्रोलियम हमारे गुजरात से निकलता है, और 13% जो हमारा पेट्रोलियम है वो भारत में आपको असम से निकलता हुआ दिखता है। ठीक है, गुजरात के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, गुजरात के अंदर एक इलाका है अलंकेश्वर, गुजरात का जो अलंकेश्वर क्षेत्र है ना दोस्तों, अलंकेश्वर क्षेत्र, यहाँ से पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। और भारत में सबसे प्राचीन समय से, सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि पेट्रोलियम कहाँ पे निकला है तो वो हमारे असम में निकला है। तो पेपर में पूछा जाता है, सबसे पहला तेल उत्पादक राज्य भारत का असम है। गुजरात के अंदर जो हमें तेल निकलते हुए दिखता है, पेट्रोलियम निकलते हुए दिखता है, वो अलंकेश्वर है। सबसे ज़्यादा अगर आप लोग देखें कि जो हमें पेट्रोलियम प्राप्त हो रहा है वो बम्बई हाई, यहाँ पर आप देखते हैं कि अरब सागर के पास के इलाकों में निकलता हुआ दिखता है। और असम के अंदर आप लोग देखेंगे बच्चों के जो दिग्बोई क्षेत्र है वहाँ से हमें पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो पेट्रोलियम क्या है ये हमने देखा, और उसी के साथ साथ पेट्रोलियम भारत में किन किन क्षेत्रों के अंदर हमें प्राप्त होता हुआ दिखता है। असम में, गुजरात में, बम्बई हाई में सबसे ज़्यादा 63% आप देख रहे हैं कि हमें बम्बई हाई से प्राप्त होता हुआ दिखता है। अब भारत के अंदर पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा और उसी के साथ साथ जो हमारी कोयला है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। एक और प्रकार की हमारी ऊर्जा देने वाला क्या होता है बच्चों, संसाधन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक गैस कहते हैं। ये भी प्रकृति के द्वारा ही बनाई गई है ना, ये ज्वलनशील गैस होती है। इस गैस को अगर आप जलाएंगे तो ये जल जाएगी और इससे एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। इस ऊर्जा से हम अलग अलग काम कर सकते हैं। तो मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि जब हम लोग पेट्रोलियम निकालते हैं, जब हम लोग पेट्रोलियम को प्राप्त कर रहे होते हैं, पेट्रोलियम निकालने की कोशिश की जाती है, तो पेट्रोलियम के साथ ही, पेट्रोलियम के आसपास ही हमें क्या दिख जाता है दोस्तों, वहीं पर हमें मुख्य तौर पर प्राकृतिक गैस भी दिखती है। अधिकतर ये देखा गया है कि जहां पर पेट्रोलियम निकलता है वहीं पर उसी के आसपास प्राकृतिक गैस की भी उपस्थिति होती है ना। वहीं पर आप देखते हैं कि हमें प्राकृतिक गैस की भी उपस्थिति होती है और इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर और अलग अलग प्रकार की चीज़ों को बनाने के तौर पर किया जाता है। तो भारत में जो हमारी कृष्णा गोदावरी नदी है वहाँ पर हमें प्राकृतिक गैस के भंडार दिखते हैं। बम्बई हाई, ये जो हमारा क्षेत्र है ना, बम्बई हाई में भी जैसे जहाँ पर तेल निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है, तो वहाँ पर भी प्राकृतिक गैस निकलेगी। तो बम्बई हाई में, गुजरात में, असम में,
यहाँ पर आप लोग क्या देखते हैं कि दोस्तों हमें प्राकृतिक गैस दिखती है। उसी के साथ साथ जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है वहाँ पर भी आपको क्या दिख जाता है, हमें हमारी प्राकृतिक गैस दिखती है। ठीक है, जो हमारी प्राकृतिक गैस होती है हम इनको निकाल लेते हैं। सबसे ज़्यादा आप क्या देख रहे हैं कि दोस्तों देश में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम 63% जो हमारा पेट्रोलियम है, 63% जो हमारा पेट्रोलियम है वो हमें बम्बई हाई से मिलता है। बम्बई हाई का मतलब क्या हुआ, बम्बई का समुद्री वाला किनारा है ना, बम्बई का समुद्री वाला क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा जो हमें पेट्रोलियम है वो बम्बई हाई से मिल रहा है, और यहीं से फिर जहाँ जितना पेट्रोलियम होगा वहीं उतनी ज़्यादा प्राकृतिक गैस होगी। तो बम्बई हाई से जो निकलने वाला हमारी जो प्राकृतिक गैस होती है, इसे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसे हम लोग पाइपलाइन के जरिए, इस प्रकार की पाइपलाइन होती है, इस पाइपलाइन के जरिए क्या करते हैं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भेजते हैं। तो लगभग 1700 किलोमीटर लंबी एक लाइन है जो हजीरा से विजयपुर तक आपको जगदीशपुर तक जाते हुए दिखती है, पश्चिम बंगाल तक पहुंचते हुए दिखती है। और इस पाइपलाइन के जरिए हम लोग एक क्षेत्र से खोल देते हैं प्राकृतिक गैस को, फिर जहां वो पहुंचनी होती है वहां वो पहुंच जाती है। और प्राकृतिक गैस के जरिए हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं। सीएनजी के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, जो आजकल आप लोग क्या देखते हैं कि गाड़ी के रूप में प्रयोग में आती है। तो जो हमारी ये सीएनजी है ये एक प्राकृतिक गैस है, मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं की गई। ठीक है, आपको क्या करना है दोस्तों कि ये जो हमारी सीएनजी है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्या आप लोग कमेंट करके बताएंगे? जल्दी से बताइए कि सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो अब तक हमने आपके साथ कोयले के बारे में पढ़ा, उसी के साथ साथ हम लोगों ने आप सभी के साथ जो हमारा ये पेट्रोलियम होता है उसकी कहानी को देखा, और प्राकृतिक गैस को भी आप सभी के सामने रखा। अब मुख्य तौर पर अगर हम लोग देखें तो मनुष्य क्या करता है दोस्तों, इन सभी चीज़ों से, जैसा मैंने आपको बताया कि कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, इनके जरिए बिजली को बनाया जाता है। और बिजली जो है वो मुख्य तौर पर क्या है दोस्तों कि अधिकतर भारत के अंदर जो बिजली है या फिर जो विद्युत है उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, पानी की जो हमारी टरबाइन्स होती हैं उसका प्रयोग करते हैं। क्या होती है पूरी कहानी, उसको एक एक कर आप सभी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, आप देखिए ध्यान से, तो मुख्य तौर पर आप देखते हैं कुछ इस प्रकार से, आप देखें कि नदी होती है और उस नदी के अंदर आप देखते हैं कि पानी का बहाव धीरे धीरे जा रहा होता है। अब नदी है ऊपर से आ रही है और नीचे जा रही है, और उसी के अंदर आप लोग क्या देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एक टरबाइन। तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं दोस्तों, टरबाइन क्या है, ये टरबाइन जो है आपको दिख रहा है दोस्तों एक प्रकार का टायर या फिर चक्का होता है, घूम रहा है, आप देख पा रहे हैं कि घूम रहा है। जो टायर या फिर ये जो चक्का है ये घूमता है, और इसी के घूमने से आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों की एनर्जी प्राप्त होती है, और फिर इसी को हम लोग क्या करते हैं, बिजली में ट्रांसफॉर्म करते हैं, बदल लेते हैं। तो पानी आया, पानी के घूमने से हमारा ये जो टरबाइन था ये घूमा, इसी के घूमने से आप देखते हैं कि घर्षण पैदा हुआ और उससे हमने बिजली को उत्पादित किया, है ना। तो पानी के जरिए मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि हम लोग बिजली को बनाते हैं। सबसे ज़्यादा मुख्य तौर पर जो बिजली बनाई जाती है वो पानी के जरिए बनाई जाती है। भारत में बड़ी बड़ी जो हमारी नदियां हैं वहाँ बांध बनाकर हम लोग क्या करते हैं, इसके जरिए बिजली को बनाते हैं। तो पानी आया, पानी के आने के बाद यहाँ पर टरबाइन घूमी, टरबाइन के घूमने से बिजली उत्पादित हुई। दूसरा जो हमारा तरीका होता है दोस्तों बिजली बनाने का, वो क्या होता है कि हमारे पास कोयला है, हमारे पास पेट्रोलियम है और हमारे पास प्राकृतिक गैस है। इसको हम लोग जलाते हैं, इसको जलाया जाता है। कोयले को जलाया, पेट्रोलियम को जलाया, प्राकृतिक गैस को जलाया, तो क्या बनेगा, क्या प्राप्त होगा, हमें भाप मिलेगी, है ना। हमें क्या मिलेगी दोस्तों, भाप मिलेगी। और इस भाप, जो ये बड़ी सी भाप होती है, बहुत ज़्यादा भाप जमा कर ली जाती है कमरे में, और इस भाप को फिर टरबाइन पर, उस टायर पर डाला जाता है। आप देखिए कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने मुख्य तौर पर जो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, उसको जलाया, उसके जलने से भाप पैदा हुई। फिर इस भाप को क्या किया जाता है, आप देखते हैं कि इस टरबाइन पर डाला जाता है। फिर ये टरबाइन क्या होती है दोस्तों, चलनी शुरू हो जाती है, और इसके चलने से भी आप लोग क्या देखते हैं कि बिजली बनाई जाती है। तो भारत में या फिर दुनिया के अलग अलग इलाकों में कुछ इस प्रकार से आप देखते हैं कि बिजली को उत्पादित किया जाता है। साधारणतः पानी से होती है, या फिर इसी के साथ कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के जरिए भी बिजली का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता है। तो प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम को जलाया, उससे भाप निकली, उस भाप को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डालते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि एक और बिंदु का, वो क्या है दोस्तों कि भारत के अंदर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बिजली कैसे बनाते हैं वो तो देख लिया। अब बढ़ेंगे आगे और डिस्कशन करेंगे परमाणु ऊर्जा के बारे में। परमाणु, जी हाँ दोस्तों, आप लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास ना परमाणु है ना, हमारे पास परमाणु है, और परमाणु के अंदर आप लोग क्या देखते हैं कि बहुत जबरदस्त एनर्जी होती है या फिर ऊर्जा होती है। और मनुष्य क्या करता है कि इनकी ना संरचना में बदलाव किया जाता है। होता क्या है कि आपने बड़े बड़े परमाणु संयंत्र देखे होंगे। आप देखें कि हमारे पास मुख्य तौर पर दो प्रकार के आप लोग क्या देखते हैं कि तत्व हैं, है ना, जो हमें जमीन की गर्भ से मिलते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हें मुख्य तौर पर हम लोग यूरेनियम और थोरेनियम कहते हैं। तो यूरेनियम और थोरेनियम कर आप लोग क्या देखते हैं कि दो हमारे ये तत्व हैं। इनको क्या किया जाता है, इनको लेके जाया जाता है परमाणु संयंत्र में। बड़ी सी आप लोग देखते हैं कि इतना बड़ा परमाणु संयंत्र होता है, यहाँ पर इनकी जो संरचना है उसमें बदलाव किया जाता है।
और जब बदलाव किया जाता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, और इसी एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजली में, अलग अलग चीज़ों में प्रयोग लाते हैं, है ना। तो मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि हम लोग जो हमारे पास ये जो यूरेनियम और थोरेनियम होते हैं, इनकी संरचना में बदलाव करते हैं। इनकी संरचना में बदलाव करने से बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा से हम लोग भाप बनाते हैं, और इसी भाप को हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन पर डालकर इससे क्या करते हैं दोस्तों, बिजली बनाई जाती है। तो ये हमारा यूरेनियम हुआ, ये हमारा थोरेनियम हुआ, इनकी आंतरिक संरचना में बदलाव किया, इनके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ, उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकली, उस एनर्जी से भाप निकली, इस भाप को फिर हम लोग टरबाइन पर डालकर बिजली बना लेते हैं, और इसके ज़रिए फिर हम इसे ही हम लोग परमाणु ऊर्जा के नाम से पुकारते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको हम लोग परमाणु ऊर्जा कहते हैं। और भारत के अंदर मुख्य तौर पर हम लोग देखें कि भारत के अंदर वो कौन से इलाके हैं जहाँ से हमें यूरेनियम और थोरेनियम मिल जाता है, तो जो झारखंड के अंदर और उसके साथ राजस्थान के अंदर, है ना, जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, जो दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियाँ मानी जाती हैं, वहाँ पर हमें यूरेनियम और थोरेनियम मिल जाता है, जहाँ से हम परमाणु ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। उसी के साथ साथ केरल के अंदर, केरल जो है ना, केरल के अंदर जो समुद्र का किनारा है, वहाँ पर एक प्रकार की रेत मिलती है, और उस रेत को कहा जाता है दोस्तों मोनाजाइट रेत। क्या कहा जाता है, केरल में जो समुद्र का किनारा है, वहाँ पर जो रेत मिलती है, वहाँ पर जो पाई जाने वाली रेत है, उसे मोनाजाइट रेत कहा जाता है। और इस मोनाजाइट रेत में भी थोरोनियम मिलता है, जिसका प्रयोग हम लोग परमाणु ऊर्जा के लिए कर सकते हैं। तो मुख्य तौर पर केरल के अंदर जो हमारा समुद्र का किनारा है, वहाँ पर मोनाजाइट जो हमारा रेत है, वहाँ से मिल जाता है हमें थोरोनियम, और राजस्थान में मिलता है। और उसी के साथ साथ आप लोग देख रहे हैं कि झारखंड राज्य के अंदर हमें इसकी उपस्थिति दिखती है। चलिए, परमाणु ऊर्जा है क्या, और परमाणु ऊर्जा के जरिए किस तरीके से हम लोग बिजली को बना लेते हैं, ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, उसको हमने देखा। हवा के जरिए भी आप लोग देखते हैं कि हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि सूरज की रोशनी से भी हम ऐसा करते हैं। इसे क्या कहा जा रहा है दोस्तों, इसे हम लोग कह रहे हैं सौर ऊर्जा, है ना। इस सूरज की रोशनी जो है वो हम पर आती है, और इस सूरज की रोशनी को हमारे पास क्या होते हैं, सोलर प्लांट्स होते हैं। कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे सोलर प्लांट्स लगे होते हैं, और सूरज की रोशनी को हम लोग क्या करते हैं, बिजली में परिवर्तित करते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी कहा जाता है। जिस तकनीक के जरिए हम सूरज की किरणों को बिजली में परिवर्तित करते हैं, उसे फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी के नाम से पुकारा जाता है ना। पेपर में सवाल पूछा जाता है कि किस तकनीक के जरिए हम लोग सूरज की रोशनी को बिजली में परिवर्तित करते हैं, उसे फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी कहा जाता है। सूरज की रोशनी इन हमारे सोलर प्लांट्स पर पड़ती है, और उसके जरिए फिर ये जो छोटे छोटे आपको छिद्र दिख रहे हैं, ये बिजली को उत्पादित करते हैं। इसे ही फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी कहा जाता है। भारत में जो हमारा गुजरात का इलाका हुआ भुज, वहाँ पर सबसे बड़ा हमने सोलर प्लांट लगाया है। बहुत सारे हमने सोलर प्लांट लगा दिए हैं। बिजली की रोशनी यहाँ, सूरज की रोशनी यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है, और इसके ज़रिए हम लोग सौर ऊर्जा की प्राप्ति कर रहे हैं। और सौर ऊर्जा जो है ना दोस्तों, वो आने वाले समय की मांग है ना। भविष्य में आप देखते हैं कि सौर ऊर्जा ही अधिकतर घरों में प्रयोग की जाएगी। क्यों, आप देखते हैं कि जो सौर ऊर्जा है, ये मुख्य तौर पर कोई नुकसान नहीं करती, किसी चीज़ को जलाने की ज़रूरत नहीं है, प्रदूषण नहीं हो रहा। तो ये आप देखते हैं कि पर्यावरण के लिए कोई नुकसानदायक चीज़ नहीं है, इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। तो आने वाले समय में आप देखते हैं कि सौर ऊर्जा बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगी। और भारत के अंदर अगर आप लोग देखें तो मुख्य तौर पर जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पर सौर ऊर्जा एक लोकप्रिय साधन बन चुका है। अगर आप लोग ग्रामीण परिवेश से होंगे तो आप लोगों ने ज़रूर अपने आसपास या फिर आपके घर में भी शायद सोलर प्लांट ज़रूर लगा होगा। तो आप देखते हैं कि भारत के जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर लकड़ियों को जलाकर और उपलों को जलाकर जो आत्मनिर्भरता थी, है ना, जो उपलों को जलाकर हम ईंधन बना रहे थे या फिर लकड़ी को जलाकर ऊर्जा प्राप्त कर रहे थे, उसकी जगह हमें सौर ऊर्जा को प्रयोग में लाना होगा। और इसके ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पर्यावरण को अच्छे तौर पर बचा सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये एक ऊर्जा का अच्छा साधन है, और ऊर्जा का ये गैर परंपरागत संसाधन है। हाल फिलहाल में तो इसको यूज़ करना शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है दोस्तों, जिसे कहा जा रहा है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का मतलब क्या है दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है, हवा, है ना। तो मुख्य तौर पर हम लोग हवा के जरिए भी एनर्जी को प्राप्त करते हैं। और भारत जो है दोस्तों, हवा के अंदर, हवा पवन ऊर्जा में एक सुपर पावर कंट्री के तौर पर माना जाता है। भारत के अंदर अगर आप लोग देखें कि जो हमारा तमिलनाडु इलाका है, भारत में जो हमारा तमिलनाडु क्षेत्र है यहाँ पर, और उसी के साथ आप देखते हैं कि गुजरात हुआ, केरल हुआ, महाराष्ट्र हुआ, यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि हमने बड़े बड़े अपने क्या कर लिए दोस्तों, इस प्रकार की हमारी पंचक्कियाँ लगी होती हैं। ये हमारी आपको दिखता है कि पंचक्कियाँ होती हैं, ये घूमती हैं, और इनके घूमने से ही हम लोग बिजली बना लेते हैं। तो भारत के तमिलनाडु में आप देखते हैं कि जो हमारा कहाँ पर है दोस्तों, नगर कोयली और मदुरई, यहाँ पर हमने विश्व का, और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा विंड फार्म शुरू किया है। यानी कि यहाँ पर हवा के लिए हमने पंचक्की को लगाया है, हवा आती है, ये हमारी पंचक्कियाँ घूमती हैं,
और पंचक्कियों के घूमने से फिर हमें बिजली निर्मित हो जाती है। तो भारत पवन ऊर्जा में एक अग्रणी देश है। भारत के तमिलनाडु में आप देखते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा हमारा पंचक्की का प्लांट है वो दिखता है, और इसी के साथ आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, है ना, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु, केरल में, दक्षिण भारत में मुख्य तौर पर पवन ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है। अच्छा, ये होता कैसे है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मुख्य तौर पर आप देख पा रहे हैं कि हवा आई, और हवा के आने से ये जो पंखड़ियाँ होती हैं ये घूमती हैं, और इन पंखड़ियों के अंदर यहाँ पर ये टरबाइन लगा होता है ना। हवा आई, हवा के घूमने से, हवा के आने से पंखड़ियाँ घूमी, पंखड़ियों के घूमने से यहाँ पीछे टरबाइन या फिर मोटर लगी होती है। ये मोटर फिर चलने लग जाती है, और इसी मोटर के जरिए हम लोग बिजली को, या फिर क्या करते हैं, जनरेटर को चला लेते हैं, और इसके जरिए फिर हम बिजली बनाते हैं। क्या इससे कोई प्रदूषण होता है? नहीं, ये कोई प्रदूषण नहीं करती है। और इसको लगाना भी आप देखते हैं कि अपेक्षाकृत बहुत सस्ता होता है, सस्ती लग जाती है, आसानी से लग जाती है, तेज़ हवा वाले क्षेत्र में लगानी है बस, और प्रदूषण भी नहीं होता, तो पर्यावरण के लिए एक अच्छा स्रोत है। अब एक और प्रकार की हमारे पास क्या है दोस्तों, कि हमारी ऊर्जा का संसाधन है या फिर ऊर्जा का स्रोत है, जिसे कहा जाता है बायोगैस। तो जैसे भारत के ग्रामीण इलाकों के अंदर आप देखते हैं कि सौर ऊर्जा बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, जो उपलों की जो हमारी निर्भरता है उसे कम कर रही है, और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो हम लकड़ियां जलाते हैं उसकी निर्भरता को ख़त्म कर रही है। तो ऐसे ही बायोगैस भी आप देखते हैं कि हमारे पास इसकी एक अच्छी उपस्थिति है। तो जो गाँव के इलाकों में जो खरपतवार, जो खेती में बची हुई हमारी लकड़ियाँ फकड़ियाँ होती हैं वो, और जो जानवरों का अपशिष्ट पदार्थ होता है ना, पशुओं का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, मानव का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है ना, उसको क्या किया जाता है, आप देखते हैं कि एक टैंक में जमा कर लिया जाता है, और उस टैंक में जब ये जमा हो जाता है तो उसके बाद आप देखते हैं कि इसके अंदर थोड़ा बहुत केरोसिन, मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है, और फिर ये अपने आप क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, यहाँ जमा होता रहता है, रासायनिक अभिक्रिया से फिर यहाँ से गैस को हम एक चेम्बर के अंदर क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, और इसके ज़रिए ये फिर जो गैस बनती है ये क्या होती है दोस्तों, ये जलाने लायक होती है। इसका प्रयोग हम खाना पकाने के लिए या फिर और ज़रूरतों के लिए कर सकते हैं। तो भारत के अंदर मुख्य तौर पर जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग बड़े स्तर पर बायोगैस को प्रयोग में ला रहे हैं। और ये जो बायोगैस है आपको क्या दिखता है दोस्तों, ये ज्वलनशील है, इसको जलाया जा सकता है। तो हम लोग वो क्षेत्र जहाँ पर CNG नहीं जा सकती या फिर LPG नहीं जा सकती, सिलेंडर नहीं जा सकती, वहाँ पर हम लोग बायोगैस का प्रयोग कर सकते हैं। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस के भी प्लांट बड़े स्तर पर बनाए जा रहे हैं। ऊर्जा प्राप्ति का हम देखते हैं कि भारत के अंदर एक और हमारा ऊर्जा का संसाधन कहलाता है, जिसे हम लोग कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार का मतलब क्या होता है, समुद्र के अंदर पानी का जो लेवल होता है एक दिन में बढ़ता है और एक दिन में घटता है। तो बढ़ना ज्वार और घटना क्या कहलाता है, भाटा, ज्वार और भाटा, ठीक है। तो ज्वारीय ऊर्जा क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर हमारा ये समुद्र है, हम समुद्र के अंदर क्या कर लेते हैं, इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं, ऐसी आप देखते हैं कि हमारी पंखड़ियाँ होती हैं, इसको हम लोग लगा लेते हैं। तो जब समुद्र का लेवल ऊपर बढ़ रहा होता है, जब समुद्र का लेवल ऊपर बढ़ रहा होता है तो ये पंखड़ियाँ आपको दिखता है कि घूमती हैं, और इसी के घूमने से हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, कि जब समुद्र का पानी पीछे हट रहा होता है तो उस समय आप लोग क्या देख लेते हैं कि ये जो हमारी पंखड़ियाँ होती हैं ये घूमती हैं, समुद्र का पानी पीछे जा रहा है। जब हमारा समुद्र का पानी पीछे जाता है तो ये पंखड़ियाँ घूमती हैं, और इनके घूमने से क्या देखते हैं आप, जो हमारा जनरेटर होता है या फिर जो टरबाइन होती है वो चलने लग जाती है, और उसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, बिजली बनाई जाती है। तो समुद्र के पानी, कुछ हमने ज़्यादा एनर्जी दिमाग नहीं लगाया है ना, ज़्यादा हमें कुछ जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पानी खुद ब खुद पीछे जा रहा है, तो हमने अपनी पंखड़ियों को लगाया, पानी के बहाव से आप देखते हैं कि पंखड़ियाँ घूमने लग जाती हैं, और इन्हीं पंखड़ियों के घूमने से हमारी जो टरबाइन होती है इसके अंदर, वो टरबाइन चलनी शुरू हो जाती है, और उसके ज़रिए फिर हम लोग बिजली बना लेते हैं। तो भारत का जो कच्छ है, जो गुजरात का कच्छ इलाका है, वहाँ पर 900 मेगावाट क्या किया जाता है दोस्तों, बिजली समुद्र का ये जो ज्वार है, समुद्र का जो पानी पीछे जाता है उसके ज़रिए बनाई जा रही है। तो भारत में जो हमारा ये गुजरात क्षेत्र है वहाँ पर आप लोग देखते हैं कि ज्वारीय ऊर्जा के ज़रिए हम लोग बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के अंदर मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि एक और प्रकार से हम लोग ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं या फिर ऊर्जा बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। भू का मतलब क्या होता है, ज़मीन या फिर भूमि, है ना। भू का मतलब क्या होता है दोस्तों, भूमि, और ताप का मतलब होता है तापमान। भैया जो ज़मीन है ना, ज़मीन के अंदर आप अंदर जाएंगे तो गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा आपको गर्मी दिखती है। तो मनुष्य क्या करता है, ऐसे इलाके जो आपको क्या दिखता है, ज़मीन के गर्भ में हमें बहुत ज़्यादा गर्मी दिखती है, और ये जो ज़मीन के अंदर गहराई में हमें बहुत ज़्यादा गर्मी दिखती है, इस गर्मी के अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, एलिमेंट डाल देते हैं। यहाँ पर एलिमेंट डाला जाता है, ये एलिमेंट जो होते हैं गर्म हो जाते हैं, और ऊपर जो हमारी टरबाइन होती है वो टरबाइन फिर घूमने लग जाती है, और उसी के ज़रिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि उसी के ज़रिए हम लोग मुख्य तौर पर बिजली को उत्पादित करते हैं। तो ये एक नया तरीका है बिजली को प्राप्त करने का, कि ज़मीन की जो गहराई है
वहाँ पर भी आप देखते हैं कि गर्मी है। इस गर्मी को हम लोग प्रयोग में लाते हैं, एलिमेंट्स को डाला जाता है ऐसे गर्म इलाकों में, और वहाँ पर आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ से जो आने वाली हमारी ये टरबाइन पर भाप होती है, डाली जाती है, और उसके ज़रिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इस भूतापीय ऊर्जा के ज़रिए हम लोग बिजली को प्राप्त करते हैं। तो भारत के अंदर जो हमारा हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, राज्य है, वहाँ पर आप लोग क्या देखते हैं कि वहाँ की जो पार्वती घाटी है, वहाँ पर हम लोग कुछ इस प्रकार से भूतापीय ऊर्जा के ज़रिए चीज़ों को कर रहे हैं। तो जो हमारे गर्म इलाके हैं वहाँ पर दरारों से गर्मी बाहर आने लग जाती है, और इसके आसपास के क्षेत्र में जो पानी होता है ना, वो गर्म ही निकलता है, जिससे पता चल जाता है कि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, ज़मीन के नीचे का बहुत ज़्यादा है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको इस एलिमेंट्स के ज़रिए गर्म करते हैं, और फिर जो भाप बनती है उसे टरबाइन पर डालकर मुख्य तौर पर क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो मणिकर्ण क्षेत्र है वहाँ पर, और लद्दाख की पुंगा घाटी में हम लोग भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी क्या रहा, ये हमारी मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि भूतापीय ऊर्जा रही। और यहाँ पर हमने आप सभी के साथ मुख्य तौर पर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ये जो हमारा पूरा चैप्टर था, इसकी पूरी कहानी को आपके सामने रखा। खनिज क्या है, खनिज कहाँ मिलते हैं, खनिजों के क्या प्रकार हैं, उसी के साथ साथ ऊर्जा संसाधन क्या है, ऊर्जा संसाधन के क्या प्रकार हैं, ये कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, पेपर में यहीं से आप सीधे सीधे तौर पर सवाल बनते हुए देखेंगे। ठीक है, आशा है कि दोस्तों आपको हमारी आज की ये क्लास पसंद आई होगी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आप सभी से सजेशन मांगेंगे। आप ही लोगों ने कहा था कि सर ये वाला चैप्टर कराइएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो हमने कराया। आप बताइए कि आप सोशल साइंस से संबंधित किस चैप्टर को अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर देखना चाहते हैं, जिस चैप्टर की सबसे ज़्यादा होगी डिमांड और हमें दिखेगा कि पेपर में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आ रहा है, उसको सबसे पहले हम लोग कराने की कोशिश करेंगे। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसे लगी। आप लोग हमारी इस क्लास के लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो क्लासेस हैं वो लाइव भी होती हैं। क्या है दोस्तों कि हमारी क्लासेस लाइव भी होती हैं, और हमारी सोशल साइंस की क्लास बुधवार को, क्या है दोस्तों, बुधवार को, और उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि शनिवार को, है ना, सप्ताह में 2 दिन आप लाइव होते हुए देखेंगे। कब होते हुए देखेंगे आपको, 6 बजे से लेकर 6 PM, है ना, 6 PM to 8, है ना, 8 बजे या फिर उसके बाद 8:30 तक हम लोग खींचते हैं। तो बुधवार को भी 6 से 8 के बीच ही आप लोग होते हुए देखेंगे। तो आप लोगों से मुलाकात होगी लाइव में, हम लोग मुलाकात करेंगे बुधवार शनिवार 6 से 8। अच्छे तरीके से आइएगा, इंपॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। और खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ये जो हमारा अध्याय था जिसे हम लोग आपके साथ कंप्लीट कर चुके हैं, मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, और उसके अंदर एक नया टॉपिक आप ही सजेस्ट करेंगे, और उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अपने आपकी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।